अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड इन दिस ईयर्स नीट एंड मे बी सम क्वेश्चंस इन जेईई एज वेल। तो एंड दोज क्वेश्चंस are from a wonderful and a very big topic, and the topic is in front of you. It is laws of motion. So let's straight away go to the questions of laws of motion. Okay. So this is our first question. On the horizontal surface of a truck, a block of mass 1 kg is placed. If the truck is accelerating at the rate of 5 meter per second square, then friction force on the block will be. देखिए, मान लीजिए ये आपका ट्रक है, let this be your truck, और ये ट्रक कर रहा है आगे एक्सेलरेट विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने इस ट्रक के ऊपर पीछे से एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक का मास जो है इट इज 1 kg। ठीक है, ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहा है और ये जो ब्लॉक है ये भी आगे जा रहा है। सवाल ये है, ब्लॉक पे फोर्स होगा जो इसे आगे ले जा रहा है, वो कौन सा फोर्स है जो इसे आगे ले जा रहा है? मुझे बताइए। ऊपर से होता है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे से होता है mg, लेकिन अगर आप चेक करेंगे जो ब्लॉक है, ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, दैट मींस हॉरिजॉन्टली देयर शुड बी अ फोर्स। द पॉइंट इज, यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन तो अपवर्ड्स है, वर्टिकल, mg भी वर्टिकल है। तो ठीक है, तो वो तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे एक्सेलरेशन को, फिर कौन सा फोर्स ऐसा है जो इसे एक्सेलरेट करा रहा है? इट हैज टू बी द ओनली वन फोर्स एंड दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सेलरेशन आगे है, फ्रिक्शन भी आगे लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, पीछे किस पे लग रहा है? सिंपल सी बात, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आता है ये ऑलवेज आता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से ये आता है और सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से दोनों बॉडीज पे फ्रिक्शन आता है। अगर एक पे आगे आएगा, दूसरे पे हमेशा पीछे आता है। इसका मतलब है जो ट्रक है, ट्रक पे जो फोर्स आएगा वो पीछे से आएगा। इज इट ऑलराइट? हमें क्या करना है, हमें फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। अगर मैं इसकी FBD बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, 1 kg, इस पे फ्रिक्शन आगे है, इस पे फ्रिक्शन आगे है और ये एक्सेलरेट भी आगे कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन वही है जो ट्रक की है, दैट्स 5। जरा फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से आप बताइए न्यूटन सेकंड लॉ क्या आएगा? न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स आगे है वो F है, मास इसका 1 है, एक्सेलरेशन इसकी 5 है, तो ये सीधा आएगा 5 न्यूटन। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हमने यहां पे फ्रिक्शन फोर्स के बदले म्यू एन यूज क्यों नहीं किया? आपको पता होगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू ऑलवेज म्यू एन नहीं होता है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 0 टू म्यू एन, फ्रॉम 0 टू F max, एंड दैट F max इज म्यू एन। लेकिन याद रखिए, जब तक बॉडी चलेगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखिए जब तक बॉडी एक्सेलरेट करेगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए आप यहां पे म्यू एन यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट्स इट। सो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। A marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 is stopped by friction in 10 seconds, then the coefficient of friction is. देखिए, एक मार्बल ब्लॉक है, ये मान लीजिए एक मार्बल ब्लॉक है और इसका मास है 2 kg। आपने क्या किया, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इस ब्लॉक पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा तो याद रखिए ये इसी 6 मीटर पर सेकंड की वजह से चलता जाएगा, चलता जाएगा, कंटिन्यू करेगा, कभी रुकेगा नहीं, और ना इसकी वेलोसिटी कम होगी ना इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और ये स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब है इस पे एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है। वो अपोजिंग फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है? दैट हैज टू बी द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब है इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे से है, जो इसको रिटार्ड कर रहा है, जो इसकी वेलोसिटी को 6 से 0 बना रहा है। गॉट इट? ओके, तो हमें क्या करना है, वही फ्रिक्शन में जो म्यू का वैल्यू है वही हमें निकालना है। तो सवाल ये है, हम कौन सी इक्वेशन यहां पे यूज करेंगे? देखिए,
फाइनल वेलोसिटी 0 है वो हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है वो भी हमें पता है, कितने टाइम में स्टॉप कर रहा है वो भी हमें पता है, इट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको v पता, आपको u पता, आपको t पता। अब जरा सोचिए v u t को कौन सी इक्वेशन जोड़ती है काइनेमेटिक्स की, इट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सो हमें यूज करना पड़ेगा v इज इक्वल टू u प्लस at। सो आई एम गोइंग टू यूज v इज इक्वल टू u प्लस at। a एक्सेलेरेशन होगा अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, a रिटार्डेशन होगा अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पे बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए a जो है ये रिटार्डेशन है, और जब रिटार्डेशन इस इक्वेशन में लिया जाता है इसके सामने प्लस नहीं नेगेटिव साइन लगता है। पहले हम याद देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिटार्डेशन। तो याद रखिए रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो ये दोनों बराबर होते हैं फोर्स डिवाइड बाय मास। यहां पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, सो इट्स फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय मास। और फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू यहां पे लगेगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे लगेगा, सो व्हिच इज इक्वल टू म्यू एन डिवाइड बाय एम। और एन जो होता है, एन इस बॉडी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है उस पे जो एन होता है वो ऑलवेज एम जी के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय एम। ठीक है, एम खत्म तो आपका ए आ गया, ए इज रिटार्डेशन, इट इज इक्वल टू म्यू जी। यहां पे वापस जाइए, वी फाइनल वेलोसिटी इट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है इट इज 6। ए जब आएगा यहां पे ए रिटार्डेशन है, प्लस नहीं माइनस लिख लीजिए, सो माइनस फिर ए का वैल्यू इज म्यू जी, सो आप लेंगे म्यू इंटू जी, और टाइम तो टाइम ही है, इट इज इक्वल टू टी। आपको याद है हमें निकालना क्या है, हमें म्यू निकालना है। इसको लेफ्ट साइड से शिफ्ट कीजिए तो आपका म्यू बराबर आएगा 6 बाई जी टी, 6 बाई जी टी। 6 है, जी का वैल्यू 10 लीजिए, टी टाइम का वैल्यू भी 10 है, सो 6 बाई 100 इट इज 0.06। सो दिस इज द राइट ऑप्शन 0.06, यस ऑप्शन नंबर 4। सो डन। Next question. Minimum value of F to hold the block in place at rest is. याद रखिए ये एक दीवार है और आपने दीवार के साथ एक ब्लॉक को क्या किया है, एक ब्लॉक को थाम के रखा है, आपने इसको होल्ड करके रखा है। लेकिन आप इसको तभी होल्ड कर पाएंगे जब आप पहले यहां से फोर्स लगा देंगे। लेकिन याद रखिए अगर यहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा, ब्लॉक और वॉल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, आप कितना भी फोर्स यहां से लगा दें ये ब्लॉक टिक नहीं पाएगा, ये नीचे आएगा। यू नो रीजन सिंपल है, इस ब्लॉक पे mg है 1g डाउनवर्ड्स, तो मैं सीधा लिखता हूं mg डाउनवर्ड्स। और अगर आपको इस ब्लॉक को होल्ड करना है फिर इस mg को कोई ऊपर से बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि एक वर्टिकल फोर्स को सिर्फ वर्टिकल ही बैलेंस कर सकता है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स को सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर सकता है। इसलिए जो F है ये mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर mg को कोई बैलेंस कर पाएगा तो ऊपर से एक ही फोर्स हो सकता है विच इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और हमने अभी कहा फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब तक ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, याद रखिए जब तक ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, जब तक ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर होगा। तो एल से कि अगर मैं इसकी FBD बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम तो देखिए क्या क्या है, तो देखिए क्या क्या है। यहां से F है, ठीक है, यहां से आएगी नॉर्मल रिएक्शन, यहां से आएगी नॉर्मल रिएक्शन, यहां से आएगी नॉर्मल रिएक्शन। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, फिर भी यहां से F आएगा, यहां से N आएगा और ऊपर से आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर से आएगा फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे से mg आएगा, नीचे से mg आएगा। गॉट इट? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक कहीं ना जाए, ये ब्लॉक कहीं ना, ये यहां पे टिका रहे, इस वॉल के साथ टिका रहे, तो देखिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये दाएं वाला फोर्स बाएं के बराबर होना चाहिए, F should be equal to N, F should be equal to N। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू एन, तो लेकिन यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स फिलहाल mg के बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg, इट इज mg। और याद रखिए जो फ्रिक्शन बराबर होता है यहां पे जब भी आप इन क्वेश्चन में फ्रिक्शन का वैल्यू लेंगे, फ्रिक्शन का वैल्यू यू हैव टू टेक एज म्यू एन, तो फ्रिक्शन के बदले मुझे लिखना पड़ेगा म्यू एन इज इक्वल टू mg। ठीक है, और जहां तक n का ताल्लुक है n इज इक्वल टू f, सो म्यू एफ
इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, हमें m का वैल्यू निकालना है, हमें f का वैल्यू निकालना है। f इज इक्वल टू m, मास इज 1, g इज 10, और जो म्यू है, म्यू का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल से जो म्यू का वैल्यू यहाँ पे होगा, इट शुड बी लाइक I don't know what the value could be. Maybe the value is, let's take mu is equal to 0.1. So अगर मैं mu ले रहा हूँ 0.1, so mu is equal to 0.1, 10 by 0.1, it is equal to 100. So 100 Newton minimum force यहाँ पे होना चाहिए if mu is equal to 0.1. इसका मतलब ये कम से कम फोर्स ये जो होना चाहिए ये 100 न्यूटन होना चाहिए। अगर ये फोर्स 100 न्यूटन से कम है, याद रखिए ब्लॉक नीचे आएगा, और अगर ये फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा है, ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, ब्लॉक वहीं पे रहेगा। तो ये जो इक्वेशन से आप एफ निकालते हो, ये एफ का मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू है। अगर आपने एफ का वैल्यू इससे कम दे दिया तो याद रखिए ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये वॉल के साथ टिकेगा नहीं। इज दिस राइट? सो 100 न्यूटन, दिस शुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wooden block of mass m resting on a rough horizontal table, coefficient of friction mu, is pulled by a force F as shown in the figure. The acceleration of the block moving horizontally is. Alright. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए what I will do is I'll make its diagram once again. ये ब्लॉक है, इसका मास है m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये आपका फोर्स है F, और ये एंगल है थीटा। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले व्हाट यू शुड डू इज, हमें पता है हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन। जब ये आगे जाएगा इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज, आप इस फोर्स को रिजोल्व कीजिए, आप इस फोर्स को रिजोल्व कीजिए। जब आप इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो यहां से एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और ऊपर से एक कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। गॉट इट? और भी फोर्सेस ले लीजिए जो अवेलेबल है। एक फोर्स यहां से आएगा अपवर्ड्स नॉर्मल डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स आएगा नीचे से mg। गॉट इट? और क्या लगता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर, दैट मींस फ्रिक्शन इज देयर, इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा। F cos थीटा इसको आगे ले जाएगा हॉरिजॉन्टली, और फ्रिक्शन लगेगा पीछे से। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू शुड ऑलवेज यूज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और जब मैं नेट फोर्स कह रहा हूं, ये नेट फोर्स आपको कौन सा फोर्स लेना है, या आपने वो फोर्स लेना है जहां से एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली हो रही है, इसलिए नेट फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लिया जाएगा। और अगर आप चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे से F cos थीटा है, पीछे से फ्रिक्शन है, इसलिए यह आएगा F cos थीटा माइनस F। सो यह आएगा F cos थीटा माइनस F डिवाइड बाय मास, इट्स m। ऑलराइट, ओके ओके। इसके बाद फर्दर सॉल्व कीजिए। फर्दर सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, याद रखिए जिस डायरेक्शन में एक बॉडी चलती है, जिस डायरेक्शन में एक बॉडी चलती है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है। बॉडी चलेगी हॉरिजॉन्टली, दैट मींस वर्टिकली इसका इक्विलिब्रियम होगा। और जब आप कहते हो वर्टिकली इक्विलिब्रियम होगा, इसका मतलब यह है अपवर्ड फोर्स is equal to downward force. So we can write n plus f sin theta, n plus f sin theta is equal to mg। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में हमें n की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम n को यहां पे अलग करेंगे। So n will be equal to mg minus f sin theta। Alright, तो यहां पे वापस आइए। So आपका a है, a is equal to f cos theta, f cos theta minus फ्रिक्शन फोर्स के बदले mu n डिवाइडेड बाय आप लेंगे m। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, बस ये n का वैल्यू जो आपने यहां से निकाला वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स ऑल। हम यहां पे इसको लिख लेंगे, वी राइट इट हियर। आप देखिए a विल बी इक्वल टू f cos थीटा माइनस म्यू, म्यू तो म्यू ही रहेगा, n के बजाय आप ये सारा लिखेंगे mg। सो मैं लिखूंगा म्यू mg, फिर मैं म्यू से इसे भी मल्टीप्लाई करूंगा, या इसको ऐसे रहने दीजिए, म्यू mg माइनस f sin थीटा। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय मास m। ऑलराइट, ओके। इसके बाद फिर चेक कीजिए, इसके बाद फिर चेक कीजिए क्या होगा। सो a विल बी इक्वल टू f cos थीटा
ठीक है, एफ कोस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा डिवाइड बाय आएगा एम, डिवाइड बाय आएगा एम। सो यहां पर भी एम लगेगा, यहां पर भी एम लगेगा और यहां पर भी एम लगेगा। गॉट इट? यहां पे एम और एम कैंसिल होगा, तो यहां पे हम कॉमन निकाल सकते हैं एफ बाय एम। सो हम एफ बाय एम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि वो दो में आ रहा है, इसमें और इसमें। सो आई कैन राइट एफ बाय एम, एफ बाय एम। अंदर बचेगा इसका कॉस थीटा, इसका बचेगा कॉस थीटा, इसका बचेगा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, और यहां पे बचा है माइनस म्यू जी, माइनस आएगा म्यू जी। सो दिस शुड बी द राइट ऑप्शन। सो क्या कोई और ऐसी ऑप्शन है? लेट्स सी, क्या ऐसी कोई ऑप्शन है? एफ बाय एम कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस एम जी। लेट्स सी क्या ऐसी कोई ऑप्शन है। एफ बाय एम cos theta plus mu sin theta minus mu g, absolutely. So option number 3. So you go with option number 3. You go with option number 3. So this is the right option, isn't it? Okay, done. Okay. Next question. A block of mass m is in contact with cart c as shown in the figure. ये cart है, cart means कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और गाड़ी के साथ आपने एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को रखा है और ब्लॉक बिल्कुल इसके साथ चिपक गया है, ठीक है। हमें बताना है अगर इस ब्लॉक और इस गाड़ी के वॉल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, द एक्सेलरेशन ऑफ द cart that will prevent the block from falling is. हमें बताना है ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये कितना होना चाहिए। आपको पता है अगर आपने इस ब्लॉक को इस गाड़ी के वॉल के साथ चिपक के रखना है तो क्या करना चाहिए? फेविकॉल यूज करना चाहिए। कर सकते हैं, अगर हम फेविकॉल भी यूज करेंगे ये इसके साथ चिपक के रहेगा, लेकिन हम फिजिक्स में फेविकॉल यूज नहीं करते हैं। इसको चिपकने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए हम फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एक्सलेशन का। जब आप बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ एक्सलेट कराएंगे उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आता है और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शन आता है, आपकी बॉडी टिक सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं चाहूंगा कि ये जो बोतल है ये मेरे हाथ के साथ चिपक के रहे, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं अपने हाथ और बोतल को एक्सलेट कराऊंगा, कैसे? मैं इसको मूव कराऊंगा इन अ सर्कल, और जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है वो एक्सेलरेटेड होती है, और जब इस पे एक्सेलरेशन आएगी आप देख लेना देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये मेरे हाथ के साथ चिपक के रहेगा। हैव अ लुक, हैव अ लुक, ये देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये देखिए, लास्ट में चला गया, लेकिन शुरू में ये चिपक के रहा, चिपक के रहा। ये क्यों चिपक के रहा? क्योंकि मैंने इसे एक्सलेट कराया। जब आप किसी चीज को एक्सलेट करा रहे हो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आता है, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बाद में फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है जो बॉडी को नीचे गिरने से बचा सकता है। इज राइट? सो सिंपल, जब आप बॉडी को एक्सलेट करते हो उससे क्या आता है? उससे नॉर्मल रिएक्शन आता है, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है जो बॉडी को गिरने से बचा सकता है। तो व्हाट आई विल डू इज, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा लाइक दिस। ये देखिए, सो ये आपकी गाड़ी है, ये ब्लॉक इसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। जब ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है, अगर यहां पे मैं एक आदमी को बिठाऊंगा, ध्यान रखिए, अगर मैं यहां पे एक आदमी को बिठाऊंगा, ठीक है, और उसे हम कहेंगे बताइए क्या ये ब्लॉक चल रहा है या रेस्ट में है, इसके हिसाब से ये ब्लॉक रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ब्लॉक जहां है वही का वही है। इसके हिसाब से ना ब्लॉक आगे जा रहा है, क्योंकि अगर ब्लॉक आगे जा रहा है ये भी तो आगे जा रहा है। इसके हिसाब से ब्लॉक ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। इसके हिसाब से ब्लॉक रेस्ट में है। लेकिन अगर हम चेक करेंगे ब्लॉक भी एक्सेलेरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। याद रखिए ये ऑब्जर्वर यहां पे नहीं था, आपने खुद इसको रखा वहां पे ताकि यही प्रॉब्लम को एनालाइज करें और सॉल्व करें। और जब हम इससे प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं
प्रॉब्लम बहुत इजी बन जाती है। ये आपकी मर्जी है आप कब इसको बिठाएं, लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं इस ऑब्जर्वर को यहां पे बिठा रहा हूं, हमें पता है ये गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, ऑब्जर्वर भी एक्सीलरेट कर रहा है, ये भी एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये बन गया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और जब हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो इसके लिए एक स्पेशल फोर्स आता है विच इज कॉल्ड जीरो फोर्स। जीरो फोर्स होता है बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल या एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जिस फ्रेम में ये मौजूद है जो उसकी एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन जीरो फोर्स में आता है। जीरो फोर्स याद रखिए एफ जीरो ये आपने पढ़ा होगा, बड़ा होता है मास जिसको हम एनालाइज करें, हम इसको एनालाइज करें इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है एम इनटू ए। लेकिन ये जीरो फोर्स ऑलवेज होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दाएं है, जीरो फोर्स बाएं होगा। तो अगर मैं यहां पे एफबीटी बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी होगी, देखिए कैसी होगी। सबसे पहले जब ये ब्लॉक जब ये वॉल के साथ चिपक के रहेगा, ये वॉल को प्रेस करेगा, ये वॉल को प्रेस करेगा, वॉल इसे वापस प्रेस करेगा, तो ये जो एम है इस पे पहला फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन। याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन ये वॉल को ये वॉल काट के वॉल को प्रेस करेगा और वो नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट आएगी और वॉल जो कोट का है वो इसे वापस प्रेस करेगा, वापस प्रेस करेगा इस पे। वापस प्रेस करने का मतलब है कि जो एम है इसमें नॉर्मल रिएक्शन दाएं होंगी, और जिस बॉडी को आप एनालाइज करते हो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स दैट बॉडी, इसे नॉर्मल रिएक्शन दाएं आएगा। गॉट इट? सो नॉर्मल रिएक्शन दाएं है। जीरो फोर्स अब जीरो फोर्स आएगा, जीरो फोर्स हमने अभी कहा, जीरो फोर्स आता है एफ जीरो। वो बड़ा था मास ऑफ बॉडी into acceleration। एक्सेलरेशन दाएं है, जीरो फोर्स बाएं आएगा, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक इसके हिसाब से कहीं नहीं जा रहा है, दैट मींस दाएं वाला फोर्स बाएं के बराबर होगा और नीचे से mg होगा। mg को बैलेंस कौन करेगा? mg को एक ही बैलेंस कर सकता है, दैट हैज टू बी फ्रिक्शन फोर्स। और याद रखिए अगर यहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, आप कितना भी इसको एक्सीलरेट कराएं ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि mg को बैलेंस अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ वर्टिकल फोर्स कर सकता है, और वर्टिकल फोर्स जो यहां हो सकता है दैट्स ओनली फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इससे सीधी इक्वेशन बनेगी, ये बनेगा n इज इक्वल टू m इंटू ए, n इज इक्वल टू m इंटू ए। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर आएगा सीधा m इंटू जी। लेकिन आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स जो हम यहां पे लेते हैं इज इक्वल टू म्यू n, सो म्यू n इज इक्वल टू m इंटू जी। n के बदले आप यूज करेंगे m a, सो म्यू n के बदले ये यूज करेंगे m a, सो इस m a इज इक्वल टू m g, ठीक है। m और m कैंसिल होगा, a का वैल्यू आएगा g बाई म्यू। So this should be the minimum value of acceleration। अगर इस कार्ड की एक्सेलरेशन इससे कम है, इस वैल्यू से कम है, तो ये गिर जाएगा। जस्ट एक्सीलरेट करने से आप इसको यहां होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होगा तब ये जस्ट इसके साथ होल्ड होगा, इसके साथ चिपक जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू इससे ज्यादा है तब तो आसानी से चिपक के रहेगा। सो दैट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी g by mu, और टू होल्ड दिस ब्लॉक against the wall of the cart, acceleration should be greater or equal to g by mu. So I write a should be greater or equal to g by mu। कम से कम g by mu होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। So a is greater or equal to g by mu। This should be the right option। Let's see क्या हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन है। a should be g by mu। Yes, ये वाला should be greater or equal to g by mu। बिल्कुल सही है। So question is solved। Next question. A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is a coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time t। मेरे ख्याल से ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ये कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक बी है, ये इस पे वेलोसिटी v आगे है और ये स्टॉप होने वाला है, इट्स गोइंग टू कम टू रेस्ट। Why should it come to rest? मैंने पहले ही कहा अगर एक बॉडी आगे चढ़ रही है और उस पर अपोजिंग फोर्स आ रहा है, वो अपोजिंग फोर्स क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को कम करते करते उसको स्टॉप करेगा। और अगर एक्सेलरेटिंग फोर्स आएगा तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता बढ़ाता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में आने वाली है। अगर बॉडी रेस्ट में आने वाली है, इसका यह मतलब है कि यहाँ पे जो
फ्रिक्शन होना चाहिए वो पीछे से होना चाहिए, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो क्या करेगा, इस बॉडी को रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते करते ये फाइनली जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, सो वी नो फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी जो है v फाइनल इट इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू इसने रखा है v, ये इनिशियल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम, हमें t निकाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल कम टू रेस्ट। अब याद कीजिए v u t किस इक्वेशन में मौजूद होते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, सो यू आर गोइंग टू यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। और आपको पता है a हमने पहले ही निकाला है पिछले क्वेश्चन में, a जो यहाँ पे बराबर होता है म्यू g, a इज इक्वल म्यू g, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन आता है वो होता है म्यू g। अब आज के बाद याद ही रखें म्यू g, लेकिन जब आप म्यू g यहाँ पे लेंगे नेगेटिव लेंगे, सो v फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, u इनिशियल वेलोसिटी इज v, a के बदले माइनस म्यू g इनटू t, दैट्स इट। सो आपका जवाब आएगा t इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, आपका जवाब आएगा t इज इक्वल टू v बाय mu g, v by mu g, t is equal to v by mu g, so after time t is equal to v by mu g, v by mu g, ये first option, got it, question solved। Next question, a block is kept on a frictional surface with angle of inclination alpha, the incline is given an acceleration a to keep the block stationary, then a is equal to। याद रखिए ये फिर वही सवाल है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको आपने एक इंक्लाइन पे रखा है और हम चाहते हैं ये ब्लॉक नीचे ना आए। देखिए इसको नीचे आने से बचा सकता था कौन, फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है इसका यह मतलब है इस ब्लॉक को अगर आप इंक्लाइन पे रखेंगे इसको नीचे आना ही आना है, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, फ्रिक्शन इसको नीचे आने से बचा सकता था लेकिन फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी एक ब्लॉक को गाड़ी के वॉल के साथ आपने चिपक के रखा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको एक्सलेट कराना पड़ा, सिस्टम को एक्सलेट कराना पड़ा। इन द सेम वे हम यहां पर भी इसको एक्सलेट करा रहे हैं, जब हम इसको एक्सलेट कराएंगे तो यहां पे जीरो फोर्स आएगा और उसकी वजह से बाद में ये बच जाएगा। इस एक्सलेशन की इसका वैल्यू क्या होना चाहिए वो हमें निकालना है। सो लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सी ये आपका ब्लॉक है या इसको हम वेज भी कह सकते हो, इज अ वेज, इस पे आपने ब्लॉक को रखा है, दिस इज द ब्लॉक है, ठीक है। और हमने कहा ब्लॉक को नीचे नहीं आना है, अगर ब्लॉक को नीचे नहीं आना है दैट मींस इसको आपने एक्सलेट कराना पड़ेगा आगे, आप एक्सलेट कराइए आगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जब भी आपका सिस्टम एक्सलेट करता होगा, ठीक है, और आपसे उसी सिस्टम के किसी पार्ट के बारे में पूछा जाएगा, ऑलवेज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन थ्रू नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। आप यहाँ पे एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को बिठाइए, आप यहाँ पे मैंने नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को बिठाया, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मुझे बताइए अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है और ये आगे जा रहा है, वेज आगे जा रहा है, वेज के ऊपर ब्लॉक भी है और ये आदमी भी यहाँ पे खड़ा है, इस आदमी के हिसाब से मुझे बताइए क्या ये ब्लॉक चल रहा है या रेस्ट में है? इसके हिसाब से ये ब्लॉक रेस्ट में है, क्योंकि जहां पे ये है वहीं पे ब्लॉक है, ना ब्लॉक आगे जाएगा इसके हिसाब से, ना ब्लॉक पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे आएगा। इसका मतलब इसके हिसाब से ब्लॉक रेस्ट में होगा, इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे सीरो फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या फोर्सेस होंगे, देखिए क्या क्या फोर्सेस होंगे। सबसे पहले जो फोर्स मैं लूंगा वो लूंगा मैं यहां से सीरो फोर्स, F0, F0, और ये F0 बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन, गॉट इट। और ये एंगल इसे खुद दिया अल्फा, इफ दिस इज अल्फा दिस आल्सो अल्फा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, इस M में जीरो फोर्स को रिजोल्व कीजिए, रिजोल्व द जीरो फोर्स, इसको रिजोल्व कीजिए। देखिए इसका एक कंपोनेंट यहां से आएगा जो सीधा आएगा M A cos अल्फा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा जो यहां से आएगा M A sin अल्फा, गॉट इट, ठीक है। आ गया एक फोर्स M A cos अल्फा जो ऊपर से है, और नीचे से कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक को स्लाइड कराएगा, ये आपको पता है mg sin थीटा, तो नीचे से mg sin थीटा और यहां पे थीटा के बदले अल्फा है mg sin अल्फा, है ना। किसी भी ब्लॉक
को जब आप एक इंक्लाइन पे रखते हो, उसको अगर कोई फोर्स नीचे लाता है, दैट फोर्स इज ऑलवेज mg sin अल्फा या mg sin थीटा। इसे mg sin अल्फा नीचे से जिसको नीचे ला रहा था, जिसको स्लाइड करा रहा था नीचे, लेकिन आपको इससे नीचे आने से बचाना है। और नीचे आने से इसको कौन बचाएगा? ये देखिए, नीचे आने से इसको बचा रहा है जीरो फोर्स का एक कंपोनेंट विच इज ma cos अल्फा। और सीधी सी बात है, अगर इसके हिसाब से ये नीचे नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है, डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स mg sin अल्फा, तो हम लिखेंगे mg sin अल्फा is equal upward force. Upward force is ma cos alpha, isn't it? mm cancel, आपका a बराबर आएगा a is equal to g sin by cos, it is tan alpha. So acceleration should be equal to g tan alpha. Done? Question solved. अब याद रखिए, अगर acceleration का वैल्यू g tan alpha है, तब ये यहां पे चिपक के रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस एक्सीडेंट का वैल्यू जी tan अल्फा से ज्यादा है, जी tan अल्फा से ज्यादा है, फिर याद रखिए ये जो ma cos अल्फा होगा ये mg से sin अल्फा से ज्यादा होगा, फिर ये ब्लॉक पता क्या करेगा, ये ऊपर स्लाइड करेगा। और अगर एक्सीडेंट का वैल्यू जी tan अल्फा से कम है तो mg sin अल्फा ज्यादा बन जाएगा और ये कम होगा तो ये नीचे स्लाइड करेगा। अब याद रखिए, अगर एक्सेशन जी tan अल्फा है, ये यहां पे टिकेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर एक्शन का वैल्यू जी tan अल्फा से ज्यादा है तो ये ma cos अल्फा ज्यादा आएगा, ये स्लाइड करेगा अपवर्ड्स। और अगर एक्सेशन का वैल्यू जी tan अल्फा से लेस है तो ये mg sin अल्फा ज्यादा होगा, ma cos अल्फा कम होगा, ये स्लाइड करेगा डाउनवर्ड्स। सो ऑन अ यूनिक वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू जी tan अल्फा है, जिस पे ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। इज राइट? क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the apparent weight of a person inside a lift is W1 when lift moves up with a certain acceleration, and it should be W2 and is W2 when lift moves down with same acceleration. The weight of the person when lift moves up with constant speed is. देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये है apparent weight की, लिफ्ट की प्रॉब्लम। जब एक आदमी लिफ्ट में मौजूद होता है और लिफ्ट एक्सेलेरेट करता है अपवर्ड्स, आदमी का जो अपरेंट वेट है वो बढ़ जाता है। यू नो व्हाई? क्योंकि जो वेइंग मशीन होती है वो आपको देती है मेजरमेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, उसी नॉर्मल रिएक्शन को आप मानते हो वेट। सो यू टेक नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट, लेकिन जब एक बॉडी एक्सेलेरेट करेगी अपवर्ड्स इन अ लिफ्ट, उसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब है अपरेंट वेट बढ़ गया, क्योंकि जो वेइंग बैलेंस होती है वो जब रीडिंग देती है, जब हम उस पर चढ़ते हैं वो एक्चुअली रीडिंग देती है नॉर्मल रिएक्शन की, और हम उसी नॉर्मल रिएक्शन को अपना वेट मानते हैं। हाँ, जहां तक ये बात है कि आप रेस्ट में हो, वेइंग मशीन भी रेस्ट में होती है, उस वक्त आपका नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है। इससे उस वक्त जब नॉर्मल रिएक्शन आता है वो आपको mg ही देता है, विच इज योर ट्रू वेट। लेकिन जब आपकी वेइंग मशीन और आप लिफ्ट में होते हो और लिफ्ट ऊपर जाता है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg से ज्यादा आता है और आप समझते हो आपका वेट बढ़ गया। और जब यही लिफ्ट, इसमें वेइंग मशीन भी है, आप भी हो, आप नीचे आते हो, नॉर्मल रिएक्शन जो आपकी होती है वो mg से कम आ जाती है, एज अ रिजल्ट आपको लग रहा है आपका वेट कम आ गया। apparent weight problem. So I'll say, अगर ये एक लिफ्ट है, let this be the lift, ये एक लिफ्ट है, इस पे एक ब्लॉक है और नीचे से कोई बैलेंस है, नीचे से आप कोई बैलेंस ले लीजिए, let this be the balance, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या करती है? ये नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग देती है और नॉर्मल रिएक्शन को हम वेट मानते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, जब एक बॉडी एक्सेलरेट करती है अपवर्ड्स, याद रखिए उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है mg प्लस a या mg प्लस a। गॉट इट? mg m इंटू जी प्लस ए, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है। कब? जब आपका लिफ्ट एक्सेलरेट करता है अपवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग ये होती है और हम नॉर्मल रिएक्शन को मानते हैं अपना वेट। इसका मतलब है आपका वेट आ रहा है mg प्लस ma।
एम जी प्लस एम ए। एम जी जो है ये आपका रियल वेट है, एंड लेट योर रियल वेट बी डब्ल्यू, तो ये आएगा डब्ल्यू प्लस एम ए, डब्ल्यू प्लस एम ए। और ये कह रहा है कि इस वक्त जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आपका वेट दिखाया जा रहा है W1, आपका वेट दिखाया जा रहा है W1। दैट मीन्स आप यहां पे लिखेंगे, क्योंकि आपका वेट किसको हम लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को लेते हैं, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू W1। गॉट इट? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। और यही लिफ्ट अगर मूव करेगा डाउनवर्ड्स, याद रखिए, यही लिफ्ट अगर मूव करेगा डाउनवर्ड्स, यही मास है, यही लिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स, उस वक्त जो नॉर्मल रिएक्शन आती है वो आती है एम जी माइनस ए, जी माइनस ए। और इस बार नॉर्मल रिएक्शन को हम वेट मानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू W2 है, ठीक है, और यहां से आएगा एम जी माइनस एम ए। एम जी को आपने ट्रू वेट माना है, एंड ट्रू वेट आपने W लिया है, तो यह बनेगा W माइनस एम ए। गॉट इट? हमें पता है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मेरे ख्याल से ए का वैल्यू, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नहीं W, ट्रू वेट का वैल्यू, ट्रू वेट का वैल्यू हमें निकालना है। ये थी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर से सुनिए, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करता है अपवर्ड्स, उसमें जिस बॉडी को आपने रखा है उस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन आती है m इंटू जी प्लस ए, और हम n को ही वेट मानते हैं, n को ही हम वेट लेते हैं। इसलिए इसने कहा है कि उस वक्त n का वैल्यू जो है वो W1 है। यह बनेगा m इंटू जी, एम जी का नाम मैंने W रखा बिकॉज एम जी इज ट्रू वेट, इट इज W प्लस आएगा एम ए, ठीक। और यही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करता है तो याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम जी माइनस ए आता है, और आपने नॉर्मल रिएक्शन को वेट माना है। इस बार जो वेट आ रहा है उसका नाम हमने रखा, क्वेश्चन में रखा गया W2, एम जी ये आएगा W के बराबर माइनस एम ए। सो दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जरा ऐड कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को। जब वो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट ऐड होगा, राइट के साथ राइट ऐड होगा। सो देखिए क्या आएगा, W1 इज इक्वल टू W प्लस एम ए, ये है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है W2 इज इक्वल टू W माइनस एम ए। सो जब आपने कहा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बनेगा लेफ्ट के साथ ऐड होगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, ये बनेगा W प्लस W 2W, ये और ये कैंसिल होगा। सो W ट्रू वेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2, सॉल्व। सो आपका ट्रू वेट जो है वो एक्चुअली बराबर है W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन सॉल्व्ड। Okay. A man weighs 80 kg, stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with uniform acceleration 5. What would be the reading on the scale? ये फिर से यही क्वेश्चन है कि आपके पास एक लिफ्ट है, you got a लिफ्ट आपके पास है, this is a lift, इसमें आपने एक ब्लॉक को रखा है, got it? इस ब्लॉक का वेट जो है वो 80 kg है, that means इसका मास जो है वो 80 kg है, so it is 80 kg, ठीक है। ये लिफ्ट कर रहा है एक्सलेट अपवर्ड्स, ठीक, और अपवर्ड एक्सेलरेशन इसकी 5 के बराबर है। हमें बताना व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्केल। स्केल जो वेइंग मशीन यहां पे होगी, वेइंग मशीन क्या रीडिंग देगी। हमने अभी कहा वेइंग मशीन जो होती है वो नापती है नॉर्मल रिएक्शन, और हमने कहा जब बॉडी ऊपर जाएगी लिफ्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है। इज दिस सो? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा n इज इक्वल टू m, मास 80, g का वैल्यू 10 होगा, ठीक है। a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5, है ना, तो ये बनेगा 15। सो ये बनेगा 80 इंटू 15, ठीक, 1200 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर, सिंपल। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट में अपवर्ड्स तो उस पे जो वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी वो रीडिंग आएगी n इज इक्वल एम जी प्लस ए। एम दिया गया है, जी आप 10 लेते हो, ए का वैल्यू इसने खुद दिया था 5, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आती है। वेरी इजी क्वेश्चन, डन एंड डस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन फायर्स a blood or mass 200 gram at a speed of 5 meters per second.
5 meter per second. The gun is of 1 kg mass. By what velocity the gun rebounds backwards? This is the concept of law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. जब आप गन चलाते हो, याद रखिए, जब आप गन चलाते हो, आप ट्रिगर प्रेस करते हो. जब आपने ट्रिगर प्रेस किया, आप फोर्स लगाते हो, लेकिन वो फोर्स इंटरनल होता है. अगर फोर्स इंटरनल है, फिर बॉडी का मोमेंटम जो है, सिस्टम का मोमेंटम वो कंजर्व रहता है. सिंपल. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. देखिए, ये मान लीजिए ये गन है. दिस इज द गन. गन के अंदर गोली है. इसको गोली आप मान लीजिए. ठीक है. गन रेस्ट में है, गोली रेस्ट में है. दैट इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है. जब आप ट्रिगर प्रेस करते हो, व्हेन यू प्रेस द ट्रिगर, यू अप्लाई द फोर्स. लेकिन वो फोर्स जो है वो इंटरनल है. दैट्स इंटरनल फोर्स, दैट्स नॉट एक्सटर्नल फोर्स. अगर फोर्स इंटरनल है, तो होगा क्या, जो इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल भी उसी के बराबर होगा. फाइनल मोमेंटम भी 0 आना चाहिए. वो कैसे 0 आ सकता है? आप देखिए, जब गोली आगे जाएगी, या आपने ट्रिगर प्रेस किया, गोली आगे गई. ये देखिए, गोली आगे गई. अगर गोली आगे गई, इसका मोमेंटम था कुछ भी P ब्लड, ये आगे था. हमने कहा था इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में क्या क्या है, गोली और गन है. इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था. फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का 0 होना चाहिए. रीजन सिंपल है, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया. सो एज अ रिजल्ट, लेकिन जब आप ट्रिगर प्रेस कर रहे हो, एक सिस्टम का जो एक पार्ट है वो गोली है, उसका मोमेंटम आ गया. अगर उसका मोमेंटम आ गया, तो जो गन है उसका मोमेंटम भी आना चाहिए, और उतना ही आना चाहिए जो गोली के बराबर होगा. गोली का मोमेंटम आगे है, गन का मोमेंटम पीछे होना चाहिए. सो दैट दिस मोमेंटम एंड दिस मोमेंटम, इनका नेट 0 आएगा. पहले भी इनिशियल मोमेंटम में 0, फाइनल मोमेंटम भी 0. रीजन, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो इसमें सिंपल आप लेंगे PB, दैट इज मोमेंटम ऑफ ब्लड, should be equal to momentum of gun. Blood का momentum आगे, gun का momentum पीछे, so net momentum will 0, initial भी 0, final भी 0. So momentum of blood का mass 200 ग्राम. So हम लिखेंगे 200 ग्राम को क्या कीजिए, ग्राम को kgs में कन्वर्ट कीजिए, तो यह आएगा 10 raised power minus 3, because 1 gram is equal to 10 raised power minus 3 kg. So यह आ गया m into velocity इसकी 5 है. So आ गया P momentum is equal to mass into velocity. मास गोली का और ये velocity गोली का is equal to P gun, momentum of gun का मास कितना है? गन का मास है 1 kg. So हमने किया 1 into V velocity of gun, जो कि हमें निकालना है. ठीक है. तो यहां पे मैंने लिखा मास ऑफ ब्लड इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लड. यहां पे मैं लिख रहा हूं मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, सो दैट मोमेंट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन. आपको वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए, ये तो खुद ही आ रहा है. ये बनेगा 200 इंटू 5 टू 10, ये बनेगा 1 2 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3. ठीक है, is equal to velocity of gun. So जाहिर सी बात है, velocity of gun will be this value will be equal to 1. So velocity of gun is equal to 1 meter per second. Solved. ठीक है. So this question is based on the law of conservation of momentum. Question solved. Okay. A man is standing at the center of a frictionless pond of ice. How can he get himself to the shore? By throwing his shirt in a vertical upward direction, by splitting horizontally, he will wait for the ice to melt in the pond, unable to get at the shore. देखिए, एक आदमी है जो एक आइसलैंड में मान लीजिए फंसा हुआ है. या आइसलैंड में फंसा हुआ है. ऑलराइट, इसको क्या करना है? इसको शोर पे पहुंचना है, किनारे पे पहुंचना है, लेकिन नीचे से आइस है. यहां पे जब हम आइस की बात करेंगे, वो अज्यूम कि आदमी चल नहीं पाएगा क्योंकि आइस पे फ्रिक्शन नहीं होगा. लेट्स अज्यूम कि आइस पे फ्रिक्शन नहीं है. अगर फ्रिक्शन नहीं है, आप चल नहीं पाते. यू नो, फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग. आप जब वॉक करते हो, इट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, कैन नॉट वॉक. सो लेट्स अज्यूम द मैन कैन नॉट वॉक. इफ ही कैन नॉट वॉक, व्हाट शुड ही डू सो दैट ही इज एबल
टू रीच टू द शोर, इसे क्या करना चाहिए ताकि शोर पे पहुंचे, किनारे पे पहुंचे? मैं कहता हूं इसे हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंकना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहां फिर यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखिए, ये आदमी है, इसके पास कोई चीज है, या इसके पास कमीज है, शर्ट है, ये सब इस आदमी के सिस्टम का पार्ट है। लेट्स टेक आदमी के पास जो कुछ भी है, इसका शर्ट, इसके जैकेट, इसके हाथ में कुछ है, वो भी सारा सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अगर ये क्या करेगा, किसी चीज को दाएं फेंकेगा, जब ये फेंकेगा ये फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ये फोर्स कहां से आएगा? सिस्टम से ही आएगा, आदमी से ही आएगा। ये फोर्स आदमी से ही आएगा, सिस्टम से ही आएगा। और कॉन्सेप्ट ये है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मैं कहता हूं आदमी पहले रुका हुआ था, इसका मोमेंटम जीरो था, इसका मोमेंटम जीरो। अब ये क्या कर रहा है, मान लीजिए इसने अपनी शर्ट उतारी और इसको फेंक दिया। जब ये अपनी शर्ट उतारता है, इसको फेंकता है, ये फोर्स जरूर एक्सर्ट करता है, लेकिन ये फोर्स जो है ये आदमी से ही आ रहा है, उसके अंदर से आ रहा है। ये फोर्स इंटरनल है, ये बाहर से नहीं आया। और याद रखिए, अगर मोमेंटम को चेंज करना है फोर्स बाहर से आना चाहिए। अगर फोर्स अंदर से आया सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब है जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो, इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो, सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गोली की तरह है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। होगा क्या, अगर इसने शर्ट को आगे फेंका, अगर इसने शर्ट को आगे फेंका, शर्ट को मोमेंटम मिलेगा आगे, तो इस आदमी को मोमेंटम मिलना चाहिए पीछे, ताकि शर्ट का मोमेंटम जितना आगे होगा उतना ही मोमेंटम आदमी का पीछे होगा। नेट मोमेंटम जीरो, क्योंकि हमने कहा एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं आ रहा है। अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं आ रहा है, जो इनिशियल मोमेंटम था फाइनल भी वही रहेगा, फाइनल जीरो आएगा। गॉट इट? कैसे? शर्ट का मोमेंटम आगे, आदमी का मोमेंटम पीछे। जितना शर्ट का मोमेंटम आगे है उतना आदमी का मोमेंटम पीछे है। मान लीजिए शर्ट का मोमेंटम आगे है p, आदमी का मोमेंटम पीछे है p। मोमेंटम इज अ वेक्टर। जब हम आगे लिखेंगे हम लिखेंगे p i कैप, जब हम पीछे लिखेंगे हम लिखेंगे p माइनस आई कैप, क्योंकि आगे की डायरेक्शन को हम आई कहते हैं, पीछे की डायरेक्शन को माइनस आई। तो अगर आप इनका नेट देखेंगे, नेट इनका खुद ब खुद जीरो आएगा। वही मतलब है, जितना मोमेंटम शर्ट का होना चाहिए आगे, उतना ही मोमेंटम आदमी का होना चाहिए पीछे, सो दैट नेट मोमेंटम इज जीरो, सो दैट वी से इनिशियली इट वाज जीरो, फाइनली इज आल्सो जीरो। लेकिन यहां पे मसला ये है, यहां पे इसमें शर्ट नहीं उतारी, शर्ट हम देखेंगे शर्ट उतारी या नहीं उतारी है। ये देखिए, by throwing his shirt in vertically upward direction, यहां नहीं होगा। अगर आप शर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो जितना मोमेंटम शर्ट को मिलेगा ऊपर, उतना ही मोमेंटम आपको मिलेगा नीचे, और नीचे से जमीन है, दैट मींस आप जमीन के नीचे चल नहीं पाएंगे, है ना। तो शर्ट को ऊपर फेंकने से आपको मोमेंटम हॉरिजॉन्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कहा नेट मोमेंटम इज जीरो। नेट मोमेंटम जीरो तब होगा, जब नेट मोमेंटम जीरो तब होगा जब जितना मोमेंटम आगे देंगे उतना ही मोमेंटम पीछे लगेगा। और आपको चलना आगे, अगर आपको चलना हॉरिजॉन्टली तो मोमेंटम भी मिलना चाहिए हॉरिजॉन्टली। यहां पे जब आप शर्ट उतार रहे हो, इसको फेंक रहे हो अपवर्ड्स, तो यहां से जो मोमेंटम आ रहा है वो अपवर्ड्स आ रहा है, और अपवर्ड आप चल नहीं पाएंगे, राइट। so इसलिए अगर आपको आइसलैंड पे चलना है, आपने किसी भी चीज को आप फेंकना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। जब आप उसे फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली आगे, वो चीज कुछ भी हो सकती है, आपके हाथ में ब्लॉक, आपकी शर्ट, या इवन स्पिटिंग, आप स्पिट भी कर सकते हो आगे। जब आप स्पिट करेंगे आगे, जब आप शर्ट फेंकेंगे आगे, जब आप ब्लॉक फेंकेंगे आगे, आपको उतना मोमेंटम मिलेगा पीछे का मतलब हॉरिजॉन्टल, आप हॉरिजॉन्टली चल पाएंगे, आप शोर पे पहुंचेंगे। तो यहां पे जो वर्टिकल का मसला है ना, वर्टिकल ये नहीं हो सकता, क्योंकि वर्टिकल आप चल नहीं पाएंगे। अगर आपको चलना है ऑन एन आइस पॉन्ड, तो आपने किसी भी चीज को फेंकना चाहिए हॉरिजॉन्टली, ताकि उसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल होगा, आपको भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अगर शर्ट जाएगी आगे, आप जाएंगे पीछे, लेकिन वर्टिकली ये बात नहीं बन सकती है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। तो बाय स्पिटिंग हॉरिजॉन्टली अगर आप स्पिट करें लाइक थू थू थू,
Got it? अगर आप स्पिडिंग हॉरिजॉन्टली करेंगे, जब आप स्पिडिंग हॉरिजॉन्टली करेंगे तो आपका स्पीड, आपकी थूक जो है वो आगे जाएगी, उसका मोमेंटम आगे आएगा, उतना ही मोमेंटम आपको पीछे मिलेगा और आप पीछे चल पाएंगे. गॉट इट? सो इन स्पिडिंग से भी ये एक आइडियल, ये एक हाइपोथेटिकल आइडियल केस है जो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं फिजिक्स में कि ऐसा भी हो सकता है, बट इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर नीचे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, फिर अगर आप स्पिडिंग करेंगे आगे, आप थूक लगाएंगे आगे, आपको उतना ही मोमेंटम मिलेगा पीछे, और आपको रोकने के लिए कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है. एज ए रिजल्ट आप शोर पे पहुंच जाएंगे. इसलिए दिस इज द राइट ऑप्शन. बाय स्पिडिंग हॉरिजॉन्टली, स्पिड थूक को मोमेंटम मिलेगा आगे, आपको मोमेंटम उतना ही मिलेगा पीछे, और आप पीछे चलते चलते शोर पे पहुंच जाएंगे. दिस क्लियर? डन. So that's it for today in this class. So I'll be discussing more questions with you in the next class. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्क, पावर एंड एनर्जी. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन. क्वेश्चन देखिए. A uniform chain of length L is lying partly on the table, the remaining part hanging down from the edge of the table. If coefficient of friction between the chain and table is 0.5, what is the minimum length of the chain that should lie on the table to prevent chain from slipping down the ground? देखिए मसला क्या है. मसला ये है कि हमारे पास एक टेबल है. Let this be the table. इस टेबल पे आपने चेन रखा है, और चेन का कुछ हिस्सा टेबल के ऊपर है और कुछ हिस्सा टेबल से नीचे हैंग कर रहा है. ऑलराइट? हमें बताना है कम से कम कितनी लेंथ, अगर चेन की टोटल लेंथ L है, उसमें से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए टेबल पे, ताकि ये जो चेन है ये नीचे स्लाइड नहीं करेगा. क्योंकि आप जानते हो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर हम चेन के कुछ पार्ट को टेबल पे रखेंगे, कुछ यहां से हैंग करेगा. ये जो हैंगिंग पार्ट है, ये इस पार्ट जो टेबल पे है उसको पुल डाउन करेगा, उसको नीचे लाएगा. इजंट इट? हम चाहते हैं कि जो हैंगिंग पार्ट है वो अपनी जगह रहे, और जो टेबल पे है वो अपनी जगह रहे, स्लाइड डाउन ना करे. इसके लिए कम से कम लेंथ हमें कितनी रखनी पड़ेगी टेबल पे चेन की, ताकि स्लाइड डाउन नहीं होगा. इस क्वेश्चन को आप सिंपल एक तरीके से कर सकते हो. सिंपली अगर ये जो पार्ट है इसका मास है m, और ये जो पार्ट है इसका मास है m डैश. m डैश वो चेन का मास है जो टेबल पे है, m चेन का वो मास है जो हैंग कर रहा है. एंड लेट्स से m इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ चेन, इज टोटल मास ऑफ चेन. Alright, L is equal to total length of chain. Total length of chain. ये आप याद रखिए. Total length of chain. तो हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं वो लेंथ जो टेबल पे मौजूद है. Let that be x. Let that be x. जो हैंग कर रहा है, अगर टोटल लेंथ L है, जो टेबल पे वो x है, फिर टोटल कितना बच गया? टोटल में से कितना बच गया जो हैंग कर रहा है? इट्स L माइनस x. इसका मतलब है यहां से यहां तक जो होना चाहिए, इट शुड बी L माइनस x. L माइनस x यहां तक. ऑलराइट? ठीक है? तो हमने सिंपली कहा कि यहां से जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, वो फोर्स लगेगा mg, और यहां से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इस चेन को आगे जाने से, आगे स्लाइड करने से बचाएगा. क्योंकि अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये चेन यहां पे टिक पाएगा. अगर ये चेन यहां पे टेबल पे टिक पा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. यहां से mg, यहां से फ्रिक्शनल फोर्स. अगर mg फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, देन देयर कम्स द केस जब ये चेन नीचे स्लाइड नहीं करेगा. तो सिंपल, ये जो mg है ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए. ऑलराइट? और आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू n. सो mg is equal to mu n. और आप जानते हो n नॉर्मल रिएक्शन है. ये नॉर्मल रिएक्शन उस चेन का आएगा, उस पार्ट ऑफ चेन का आएगा जो टेबल पे है. और नॉर्मल रिएक्शन एज यू नो इज इक्वल टू mg. सो इसलिए हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू म्यू n के बदले mg. लेकिन जो m हमने लिया है यहां से यहां तक वो m डैश है, तो इज m डैश g.
ऑलराइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो को इक्वेट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट एम जी इज इक्वल टू म्यू एम डैश जी। सबसे पहले जी और जी जाएगा। अब सवाल है ये एम ये वाला मास है, हैंगिंग मास, हैंगिंग चेन का मास। याद रखिए किसी भी पोर्शन का मास अगर आपको बताना है तो वो होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय दैट लेंथ जिसका हम मास बता रहे हैं। हम मास बता रहे हैं L माइनस एक्स पोर्शन का, तो हम लिखेंगे m के बदले टोटल मास ऑफ चेन डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय L माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली इज इक्वल म्यू m डैश किसका मास है, जो टेबल पे बैठा हुआ है। सो उसके बदले हम मास लेंगे टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय दैट लेंथ, दैट्स x। डन। इसके बाद फर्दर सोल्व कीजिए। सो m बाय l जाएगा, आपका बच्चा L माइनस एक्स इज इक्वल म्यू x, तो यह आएगा L इज इक्वल टू म्यू x प्लस x। आपको पता है हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है, तो x को यहां पे कॉमन ले लीजिए। जब आप x को कॉमन ले लेंगे सो यू विल बी राइट L इज इक्वल टू x 1 plus mu, isn't it? 1 plus mu. That means x is equal to L divided by 1 plus mu. L ही है, mu का वैल्यू दे दीजिए। mu का वैल्यू था 0.5, so ये 1 plus 0.5, तो ये बनेगा L by 1.5। लेकिन जब आप ऑप्शन में जाएंगे वहां पे 1.5 कहीं नहीं है। उसने क्या किया है, उसने 1.5 नहीं रखा। अगर 1.5 नहीं रखा है इसका मतलब है इसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, और वो फैक्टर अगर वहां पे चेक करेंगे वो 2 है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका जवाब आएगा 2L/3। क्वेश्चन सॉल्व। सो ये होनी चाहिए लेंथ ऑफ चेन, इतनी चेन की लेंथ होनी चाहिए ऑन द टेबल, ओनली देन द चेन विल नॉट फॉल डाउन। और अगर आपने चेन की लेंथ इस वैल्यू से कम लिया है किस पे, टेबल पे, तो ये चेन जरूर नीचे आएगा। और अगर आपने लेंथ लिए इससे ज्यादा टेबल पे तो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। कम से कम लेंथ ये होनी चाहिए 2L/3। लेट्स सी इज द ऑप्शन 2L/3, 2L/3, 2L/3। yes, this is the right option. So question solved. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट्स ऑल अबाउट अ पुली। ये पुली पे बेस्ड है। ये देखिए ये पुली है। इस पुली में अगर आप चेक करेंगे ये एक्चुअली मल्टीपल पुली का क्वेश्चन है। मल्टीपल पुली मींस मोर देन वन पुलीज। इसमें जो एक पुली है ये फिक्स्ड है, ये वाली जो है ये फिक्स्ड है, और ये वाली पुली जो है ये मूवेबल है, इट इज मूवेबल। ठीक है, याद रखिए अगर आपके क्वेश्चन में मूवेबल पुली है, कोई पुली मूवेबल है, तो पुली के ऊपर और पुली के नीचे भी आपको टेंशन दिखाना पड़ेगा। वरना जब हम टेंशन दिखाते हैं पुलीज में हम ऑलवेज दिखाते हैं ब्लॉक के नजदीक। यहां पे मूवेबल पुली में आपने टेंशन दिखाना पड़ेगा, एक तो ब्लॉक के नजदीक, दूसरा मूवेबल पुली के नजदीक, ऊपर भी और नीचे भी। Is right? Okay. Let's see how to solve this question. और ये सिंपली हमसे पूछ रहा है the acceleration of block A and B. ये जो A ब्लॉक है A, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी और B की एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, नाउ याद रखिए जब आपके सिस्टम में एक से ज्यादा पुलीज होंगी और उनमें पुलीज मूवेबल भी है, तो याद रखिए सारी बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, so there'll be different accelerations of different blocks। 4 kg और 5 kg इनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। वो सेम तब होती when there was a single pulley। अगर यहाँ पे सिंगल पुली होता तो सेम होती, एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम होता, डायरेक्शन डिफरेंट होती लेकिन वैल्यू सेम होता। लेकिन यहाँ पे अगर मूवेबल पुली भी है, एक से ज्यादा पुलीज है, then there's every chance कि जो डिफरेंट ब्लॉक्स है उनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। सो लेट्स से नाउ लेट्स अज्यूम कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर आएगा। लेट्स अज्यूम ये नीचे आएगा एंड लेट्स अज्यूम ये ऊपर जाएगा। और हमारी अजम्पशन गलत भी हो सकती है। अगर हमारा वैल्यू कभी भी एक्सेलरेशन जो हम अज्यूम करें उसका नेगेटिव आ गया, दैट मीन जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था, उसका उल्टा सही है। इसलिए अजम्पशन में कोई मसला नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये नीचे आएगा, सो विल से ए इज डाउनवर्ड्स, एंड अगर ये नीचे आएगा फिर ये कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन होगी ए बी अपवर्ड्स।
ऑलराइट, और कोई मसला नहीं है अगर आपने एज्यूम किया ये डाउनवर्ड जा रहा है और आपका ए पॉजिटिव आ गया, दैट मींस आपकी अजम्पशन सही है। अगर ए नेगेटिव आ गया, दैट मींस नहीं, आपकी अजम्पशन गलत है, ये नीचे नहीं ऊपर जाने वाला। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द अजम्पशन। ओके ओके, अब हम बात करेंगे टेंशन की, ठीक है। अब याद रखिए ये जो स्ट्रिंग है, अगर आप चेक करेंगे ये एक ही स्ट्रिंग है, ये देखिए, ये यहां से, ये देखिए, ये देखिए, इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग सिर्फ एक है तो टेंशन का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। नाउ हम टेंशन की रिएक्शन दिखाएंगे। लेट्स शो द रिएक्शन ऑफ टेंशन। ये देखिए टेंशन, यहां पे टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी है। फिर यहां पे एक पुली ये आती है फिक्स्ड, फिक्स्ड पुली के नजदीक आप टेंशन नहीं दिखाएंगे, आप मूवेबल पुली के नजदीक टेंशन दिखाएंगे, एंड मूवेबल पुली इज दिस पुली। तो यहां पर भी हमें टेंशन दिखाना पड़ेगा। And you remember, tension is away from the body, tension is away from the pulley, tension is away from every point. Tension is always away. इसलिए यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो अपवर्ड्स आएगा, और यहाँ पर भी जो टेंशन आएगा वो अपवर्ड्स आएगा। Got it? ठीक है, ये हुआ एक। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर आपकी पुली मासलेस है, याद रखिए, और हमारी पुली मासलेस है, क्यों? पुली का मास नहीं दिया गया है। एज्यूम पुली इज मासलेस। जब भी आपकी पुली मासलेस होगी, याद रखिए उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। जो मासलेस पुली होती है उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। अगर आप चेक करेंगे इस पुली पे दो टेंशन आ रहे हैं, एक ये, टोटल टेंशन 2T आएगा, क्योंकि ये दोनों टेंशन अपवर्ड्स है। अगर आप चाहते हो पुली पे नेट टेंशन या नेट फोर्स जीरो हो, फिर बताइए जो नीचे वाली स्ट्रिंग है, नीचे वाली स्ट्रिंग आप चेक कीजिए, नीचे वाली स्ट्रिंग, ये देखिए, ये नीचे वाली स्ट्रिंग है, दिस इज डाउनवर्ड स्ट्रिंग। ये तो क्या होना चाहिए, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन का वैल्यू होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए वही जो यहां पे था। अपवर्ड टेंशन कितना है, T 2T, तो यहां पर भी होना चाहिए 2T, लेकिन ये होना चाहिए डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स ऑन द पुली इज जीरो। नेट फोर्स ऑन द पुली इज जीरो। ये देखिए एक टेंशन अपवर्ड्स, एक टेंशन अपवर्ड्स, नेट टेंशन बन गया 2T अपवर्ड्स, और एक 2T क्या आएगा, डाउनवर्ड्स बन गया, नेट फोर्स इक्वल जीरो। इसका यह मतलब है कि जो नीचे वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 2T है, जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T है, और एक स्ट्रिंग में टेंशन का एक ही वैल्यू होता है अगर पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो इसका यह मतलब है यहां पर भी टेंशन का वैल्यू होगा 2T, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। ऑलराइट, हो गया। तो यह है टेंशन की डायरेक्शन। इसके बाद ए और ए बी में रिलेशन क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक रिलेशन विच कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। लेकिन मैं आपको यहां पे एक और मेथड दिखाऊंगा, एक शॉर्टकट दिखाऊंगा। आई कॉल दैट शॉर्टकट एज टेंशन ट्रिक। आई कॉल दैट शॉर्टकट एज टेंशन ट्रिक। वो देखिए वो टेंशन ट्रिक क्या है। वो टेंशन ट्रिक ये है कि अगर आप सारे ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उनका सम देखेंगे। देखिए एक ब्लॉक पे एक्सेलरेशन और टेंशन का डॉट, सारे ब्लॉक्स पे एक्सेलरेशन और टेंशन के डॉट्स का सम, ये टोटल बराबर होता है जीरो के। सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट ऑल द ब्लॉक्स और एट ऑल द ब्लॉक्स इन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये, अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, टेंशन इज अपवर्ड्स, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा ए इंटू टी इंटू कॉस ए, कॉस प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। देखिए ए है एक्सेलरेशन, बी है टेंशन, मैंने कहा एक्सेलरेशन और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट, तो एक्सेलरेशन और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट आएगा, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, टेंशन इज अपवर्ड्स, तो एंगल आएगा 180, cos 180 is -1, तो सिंपली इन इसका प्रोडक्ट आएगा ए इंटू टी नेगेटिव, तो मैं लिख रहा हूं माइनस ए इंटू टी, लेकिन ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। ओके What happened? तो दिख ही नहीं रहा। चलो एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, कोशिश करेंगे। पता नहीं ये what happened here? ओके
नो चले विल शो इट वंस अगेन सो चलिए फिर से दिखाते हैं। हमने पहले कहा कि 4 kg जो बॉडी है, लेट्स एज्यूम कि एक्सलेट करेगी डाउनवर्ड्स, तो इसको हम लिखेंगे ए डाउनवर्ड्स। अगर ये एक्सलेट करेगी डाउनवर्ड्स तो 5 kg को आना पड़ेगा अपवर्ड्स, तो मैं लिख रहा हूं ए बी, दिस इज एक्सलेशन ऑफ बी। ऑलराइट, इसके बाद क्या करना चाहिए, टेंशन की रिएक्शन दिखानी चाहिए, जो मैंने अभी बात की। आप टेंशन दिखाते हो बॉडीज के नजदीक और मूवेबल पुली के नजदीक। दिस इज मूवेबल पुली, दिस इज फिक्स्ड पुली। तो सबसे पहले यहां पे टेंशन आएगा टी, क्योंकि आप चेक कीजिए ये स्ट्रिंग जो है ये एक ही स्ट्रिंग है, दिस इज जस्ट वन स्ट्रिंग, विच दिस वन। ये देखिए ये एक ही स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग में टेंशन का एक ही वैल्यू होगा। तो हमने यहां पे टेंशन दिखाया और हमें कहां पे दिखाना टेंशन, इस मूवेबल पुली के नजदीक। और हमने पहले भी बात की कि टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज पुली। तो ये आएगा यहां से टी, ये भी आएगा यहां से टी। ऑलराइट, ओके। नाउ नीचे जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरी स्ट्रिंग है, नीचे जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग। ये देखिए रूल, देखिए क्या है रूल, ये है इफ योर पुली इज मासलेस, अगर आपकी पुली मासलेस है फिर उस पे नेट फोर्स 0 होता है। और यहां पे नेट फोर्स, हम फोर्स की जब बात करते हैं वो टेंशन की बात करते हैं, तो इस पुली पे, ये जो मूवेबल पुली है इस पे टेंशन है एक टी अपवर्ड्स, दूसरा भी टी अपवर्ड्स, टोटल टेंशन बन गया 2t अपवर्ड्स। अब बताइए अगर आप चाहते हो कि इस पे नेट फोर्स 0 हो, फिर जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना होना चाहिए, 2t डाउनवर्ड्स। तो सिंपली आप यहां पे लिखेंगे 2t डाउनवर्ड्स, शैल बी राइटिंग 2t डाउनवर्ड्स। हो गया। फिर इसी स्ट्रिंग में 5 kg के नजदीक आपको दिखाना पड़ेगा 2t अपवर्ड्स, दैट्स ऑलराइट। ठीक है, इसके बाद ये ए और ए बी में रिलेशन क्या है, ये करने के लिए मैंने अभी बात की कि आप यूज करेंगे टेंशन ट्रिक। टेंशन ट्रिक सिंपल ये है, अगर एक्सेलरेशन और टेंशन ऑपोजिट है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, अगर एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और इनका सम आपको लेना है 0 के बराबर। लेकिन ये सिर्फ बॉडीज के नजदीक लेना है, पुली के नजदीक नहीं। ओके, अब जरा यहां पे दिखाइए, इस 4 kg बॉडी पे टेंशन अपवर्ड्स है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, इसलिए एक्सेलरेशन टेंशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो आई एम राइटिंग माइनस ए इंटू टी। हो गया, ऑलराइट, ओके। इसके बाद आपने दूसरी बॉडी, मैंने सिर्फ अभी बात की पुली पे नहीं, बॉडी पे एक्सेलरेशन और टेंशन। अगर हम इस बॉडी की बात करेंगे, यहां पे एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, टेंशन भी अपवर्ड्स है, इसलिए एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सो एक्सेलरेशन इज ए बी, टेंशन इज 2t, तो ये आएगा प्लस ए बी इंटू 2t। तो ये सम होता है, इनका सम, एक्सेलरेशन टेंशन का प्रोडक्ट, ठीक है, फिर इनका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 0। दिस कॉल्ड टेंशन ट्रिक, आई कॉल दिस टेंशन ट्रिक। तो आसानी से ये सॉल्व अब आप करेंगे, तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे ए को वहां पे शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा ए बी इंटू 2t, ए बी इंटू 2t इज इक्वल टू ए इंटू टी। ऑलराइट, टी कैंसल, रिलेशन आ गई, रिलेशन इज ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, दिस इज द रिलेशन। तो ये मिल गया आपको रिलेशन ए एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी के बीच में आपको रिलेशन मिल गई। ऑलराइट, ओके। अब इसके बाद अब आपने ये ए और ए बी का वैल्यू लिखना है, और ये वैल्यू लिखने के लिए, ये वैल्यू बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बॉडीज पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उन्हीं दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व देम। बिफोर वी सॉल्व देम, what I will do is I'll make this pulley once again at a second place. एक मिनट, I'll see कि हमने ये कैसे बनाना है। ओके, यहां पे दूसरी पुली है, इट गोस लाइक दिस। ठीक है, ये दूसरी, ये मूवेबल पुली है, फिर यहां से एक दूसरी बॉडी है ना। एक मिनट फिर देखते हैं क्या था ये। दैट्स राइट, 4 kg एंड 5 kg, दैट्स राइट, 4 kg एंड 5 kg।
दिस इज 4 kg एंड दिस इज 5 kg। ठीक, तो इसकी एक्सेशन हमने नीचे कही थी ए और ये एक्सेशन हमने ऊपर कही ए बी, और ए और ए बी के बीच में रिलेशन भी हमने देखा। वाज रिलेशन इज ओके, द रिलेशन इज, मैं जल्दी से रिलेशन देखूंगा, फिर से ये देखेंगे। विल सी इट वंस अगेन। यहां पे टेंशन अपवर्ड्स आया था T, यहां पे टेंशन आया था 2T डाउनवर्ड्स, यहां पर भी टेंशन आया था 2T अपवर्ड्स। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, याद है ये टेंशन T था ऊपर से, ये टेंशन भी T था ऊपर से। ठीक, सो दैट्स इट। अब हम जल्दी से फिर से देखते हैं। यहां पे अगर आप चेक करेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज टेंशन इज अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, तो ये आएगा माइनस ए इंटू टी। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, टेंशन इज ऑल्सो अपवर्ड्स, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये बनेगा ए बी इंटू ट्वाइस टी। तो ये इनका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। दिस कॉल्ड टेंशन ट्रिक। ओके, तो यहां से सीधे पता चलता है AB into 2T is equal to AA into T. That's it. TT cancel. That's it. AA is equal to twice AB. मिल गया, AA is equal to twice AB. Done. Okay. Now अब हमने इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे for 4 kg. So इक्वेशन आएगी mg minus t। देखिए अगर इस पे आप फोर्स चेक करेंगे, इस पे फोर्स है 4g डाउनवर्ड्स, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। जहां से एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन का फोर्स बड़ा और पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर ये फोर्स पॉजिटिव है ये खुद ब खुद नेगेटिव आएगा। सो नेट फोर्स बनेगा 4g माइनस टी, यही बनेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 4 एंड एक्सेलरेशन इज a। ऑलराइट, बन गई एक इक्वेशन। अब यहां पे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये नीचे आ रहा है, हमें पता है ये ऊपर जा रहा है। यहां पे इक्वेशन आएगी, यहां पे नीचे वाला फोर्स आएगा 5g। सो इक्वेशन आएगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन का फोर्स बड़ा और पॉजिटिव, तो ये आएगा 2t इंटू ए बी, 2t माइनस 5g। सो ये आएगा 2t माइनस 5g इज इक्वल टू नेट फोर्स आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 5 एंड एक्सेलरेशन इज ए बी। ऑलराइट, फिलहाल हम क्या करेंगे, इन दो में से हम एक ही वैल्यू यहां पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है ए इज इक्वल ट्वाइस ए बी, तो आप यहां पे ए के बदले लिखेंगे ट्वाइस ए बी। तो हम इस इक्वेशन को फिर से नए से लिखेंगे, दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं नए से लिखूंगा, यहां पर मैं ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 4g माइनस टी इज इक्वल 4। ए के बदले मैं लिखूंगा ट्वाइस ए बी, twice AB. So I write twice AB. Got it? फिर इन दो इक्वेशंस को अब 2 and 3 को मुझे सॉल्व करना है। मुझे ऐसे सॉल्व करना है कि यहां पे टेंशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। टेंशन कैसे एलिमिनेट हो जाएगा? टेंशन तभी एलिमिनेट हो जाएगा जब ये 2t है, ये भी 2t बनेगा। इससे मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 2 है, इसमें t को एलिमिनेट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से भी और यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। Got it? So multiplying on both sides by 2, उसके बाद सीधा एडिंग, जब मैं सीधे ऐड करूंगा, जब मैं ऐड करूंगा ये 2t है, ये माइनस 2t बनेगा, ये कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा 2 4s are 8g माइनस 5g, दिस विल बी इक्वल टू 3g इज इक्वल टू, यहां पे आइए, ये बनेगा 5ab, ये बनेगा 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16ab प्लस 5ab इज 21ab, इज 21ab। मिल गया आपको जवाब, ab, ओनली ab इज इक्वल टू 3g by 21. So 3 1s are 3 7s are g by 7. So AB is equal to g by 7, क्योंकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमारी जो assumption थी कि ये ऊपर आएगा, ये बिल्कुल सही है। So AB is equal to g by 7 और ये upwards है, this is upwards। मिल गया आपको AB का वैल्यू। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए? AA का वैल्यू चाहिए, तो AA का वैल्यू सीधा आप यहां से लेंगे, AA is equal to twice AB, twice AB का वैल्यू which is g by 7 into g by 7। तो ये आ रहा है सीधा 2g by 7 और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमारी assumption सही है, इट इज अपवर्ड्स, नो सॉरी इट इज डाउनवर्ड्स, इट इज वो अपवर्ड्स है, इट इज डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। तो एक्सप्रेशन ए की भी मिल गई और बी की भी मिल गई, दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चन।
right? Okay, next question. Okay, this is our next question. This is very much like जो हमने अभी किया, बिल्कुल उसी की तरह है. The acceleration of a block A is, इस बार जो block A है, ये block A है, हमें इसकी acceleration बतानी है, ठीक है? तो ये करने के लिए what I will do is, मैं इस system को एक नए से बनाऊंगा, so that we do this question in a beautiful way. ये देखिए, ये एक पुली है यहाँ पे, ये दूसरी पुली है यहाँ पे, ऑलराइट. फिर यहाँ पे एक बॉडी लटकी हुई है, यहाँ से एक बॉडी लटकी हुई है. लेट्स चेक, क्या कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. दिस 1 kg, दिस 2 kg, और इसने कहा ब्लॉक ए, इसकी एक्सेलेरेशन हमें बतानी 2 kg की. 1 kg वो है, 2 kg वो है. जरा कीजिए, सॉरी, kg. Okay, this is 2 kg and this is 1 kg. ठीक, और हमें इसकी एक्सेलेरेशन बतानी है. लेट्स कॉल दिस B एंड लेट्स कॉल दिस A. ठीक है, हमें बताना है ए बी, एक्सेलेरेशन ऑफ B हमें बतानी है क्या है. ऑलराइट, तो आप एग्जैक्टली यही करेंगे जो आपने अभी किया. अगर आप चेक करेंगे सबसे पहले टेंशन की मूवेबल, सबसे पहले आप खुद चेक कीजिए यहाँ पे मूवेबल पुली कौन है और फिक्स्ड पुली कौन है. अगर हम इसकी बात करेंगे, ये तो सिंपली लग रहा है इट इज फिक्स्ड पुली, दिस इज फिक्स्ड. फिक्स्ड पे आप कभी भी टेंशन की डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे. दिस इज मूवेबल. जब ये बॉडी नीचे आएगी, ये जो पुली है ये ऊपर आएगी, और इसके साथ साथ ये 1 kg भी ऊपर आएगा. इजंट इट? इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल. It's so simple. So let's assume कि ये एक्सेशन जो है ये डाउनवर्ड्स है. ए बी इज डाउनवर्ड्स, एक्सेशन ऑफ बी इज डाउनवर्ड्स. अगर ये डाउनवर्ड्स है तो ये अपवर्ड्स होगा. दिस इज ए, isn't it? ठीक है, ओके. इसके बाद टेंशन की रिएक्शन दिखाइए. टेंशन आपने कहां पे दिखाना है? ये देखिए, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. ये है टेंशन टी. याद रखिए, यहां से लेके ये सारा ये एक ही स्ट्रिंग है, और एक ही स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू एक ही होगा. ये मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली के नजदीक भी टेंशन दिखाइए. टेंशन इज अवे फ्रॉम द पुली एज वेल. इसलिए ये टी अपवर्ड्स. और जाहिर सी बात है, जो नीचे वाली स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन इन दो के बराबर होना चाहिए, सो दैट नेट फोर्स ऑन द पुली जीरो. अगर ये टी है, ये टी है, सो अपवर्ड टेंशन इज 2t, डाउनवर्ड टेंशन भी 2t होना चाहिए. सो 2t एंड दिस इज आल्सो 2t. टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन अवे फ्रॉम द पुली. ऑलराइट, इसके बाद वही टेंशन ट्रिक. इसमें इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन टेंशन का प्रोडक्ट, और उनका सम जो होता है जीरो होता है. अगर एक्सेलरेशन और टेंशन एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव. It goes like that. So यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, टेंशन इज अपवर्ड्स, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. सो आई विल बी राइटिंग माइनस ए बी इंटू टी. ऑलराइट, ओके. यहां पे चेक कीजिए, ये सिर्फ हम ब्लॉक्स पे लगाते हैं जहां पे मास होगा. मास सिर्फ ब्लॉक्स का है, पुलिस का मास नहीं है, इससे पुलिस पे ये प्रोडक्ट नहीं आता है एक्सेलरेशन और टेंशन का, ये सिर्फ ब्लॉक्स पे आता है. इस ब्लॉक की बात करेंगे, टेंशन इज अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज आल्सो अपवर्ड्स, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. तो ये बनेगा प्लस ए इंटू 2t आ गया. सो इनका सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहां से फिर वही होगा, ए इंटू 2t इज इक्वल टू ए बी इंटू टी कैंसल, मिल गया. ए बी इज इक्वल टू 2 ए. सो जो ए बी है, जो इसकी एक्सेलरेशन है, वो उसका डबल है. ओके. इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप वही करेंगे जो आपने अभी किया. आप इक्वेशन लिख लीजिए. अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ब्लॉक जो ये नीचे आ रहा है, सो डाउनवर्ड फोर्स बड़ा और पॉजिटिव होगा. सो विल बी राइटिंग 2g माइनस टी. बन गया नेट फोर्स. 2g माइनस टी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इज ए बी. एक्सेलरेशन इज ए बी. याद रखिए, हमें ए बी निकालना है. इसके बाद इस ब्लॉक की बात कीजिए. इस ब्लॉक पे 1g डाउनवर्ड्स होगा ना, 2t अपवर्ड्स है, तो ये आएगा 2t माइनस 1g. बन गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इज 1, एक्सेलरेशन इज a.
ऑलराइट। और अगर आप चेक करेंगे ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है ए बी बाई टू, ए का वैल्यू है ए बी बाई टू। और याद रखिए मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूं बाई ए बी बिकॉज आई नीड ए बी, आई नीड ओनली ए बी। इस इक्वेशन को मैं नए से लिखूंगा और साथ में मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। नहीं नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करने की, उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यहां पे नहीं है। पहले हम यहां पे लेंगे 2t माइनस 1g इज इक्वल 1a, 1a के बजाय हम लेंगे ए बी बाई टू, सो हम सीधा लिखेंगे ए बी बाई टू। ऑलराइट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। याद रखिए इन दो को सोल्व करना है, एडअप करना है ऐसे ताकि टेंशन चला जाएगा। अगर आप यहां पे चेक करेंगे, यहां पे टेंशन माइनस टी है, यहां पे 2t है। ये अगर माइनस 2t होता, ये 2t होता, इनको हम ऐड करते एलिमिनेट हो जाते, लेकिन यहां पे 2 होना चाहिए। इससे सिंपल करेंगे, इसको भी, इसको मल्टीप्लाई दोनों साइड से करेंगे 2 से। सो मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऑलराइट, अब देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए ये बनेगा 4, 2 2 4g माइनस 1g, ये बनेगा 3g। ये t 2 बनेगा माइनस 2t, ये 2t कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां से 2 2 4ab प्लस ab बाई 2, यह आएगा इज इक्वल टू 4ab प्लस ab बाई 2। Got it? अब थोड़ा सा और सिंपल करें, ये बनेगा 3g इज इक्वल 2 4 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो ये बनेगा 9ab डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 6g बाई 9, 6g बाई 9 इज इक्वल टू ए बी। फिर 3 से कीजिए, 3 2s are 3 3s are, तो मिल गया आपका जवाब। ए बी इज इक्वल 2g बाई 3, ए बी इज इक्वल टू 2g बाई 3, मिल गया ए बी इज इक्वल टू 2g बाई 3, क्योंकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो बिल्कुल सही है। ए बी वॉज डाउनवर्ड्स, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, हमने एज्यूम किया था डाउन आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इट्स राइट। सो 2g बाई 3 डाउनवर्ड्स, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, 2g बाई 3 डाउनवर्ड्स, ये देखिए दिस इज द ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। Now the next topic that we are going to discuss is work, power and energy. देखिए वर्क, पावर, एनर्जी पे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पे दे रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट्स ये है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। ये वर्क की बेसिक डेफिनेशन है। अब याद रखिए, अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ये एफ इंटीग्रल से बाहर आएगा अगर ये कांस्टेंट है, और ये डॉट वही रहेगा, डी एस इंटीग्रेशन के बाद एस बन जाएगा, इसे ये आएगा एफ डॉट एस। लेकिन ये तब है व्हेन फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ओनली देन। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है फिर यही रिलेशन। ठीक है, इसको हम बाद में लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस के बजाय हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। अगेन ये एप्लीकेबल तब है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। ऑलराइट, ठीक है, डन, यस इज डन। इसके बाद आप याद रखिए, अगर आपका S इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो है S इक्वल टी स्क्वायर बाई 3, फिर उस वक्त आप सीधा यूज कीजिए वर्क इज इक्वल एफ एस। if S is, if the question is in the form of equation, या S is in the form of equation, if in the form of equation, अगर equation के form में है, equation form, अगर इक्वेशन फॉर्म में आपका S दिया गया है तो याद रखिए आप वर्क के बदले यूज करेंगे सिंपली एफ एस। ठीक है, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच यू विल रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ फोर्स causes a displacement in it given by this in meters, the work done by the force in 2 seconds is। सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, व्हाट यू शुड डू इज, आपको क्या करना चाहिए, आपने डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालनी चाहिए। ठीक है, लेट्स फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। यू सी एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 3, ये एस है, डिस्प्लेसमेंट है, टी स्क्वायर बाई 3। ठीक,
ओके हमें इससे एक्सेलेरेशन चाहिए, कैसे मिलेगी? पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ds बाई dt वेलोसिटी बन जाएगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, जो हम लिखेंगे d बाई dt, s के बदले ये सारा, सॉरी d बाई dt ऑफ s, d by dt of s. What is s? It is t square by 3. Alright, आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, सो वेलोसिटी आएगी, ये बनेगी 2t, t स्क्वायर की डिफरेंस 2t, तो ये बनेगी 2t by 3. आपको वेलोसिटी नहीं एक्सेलेरेशन चाहिए, एक्सेलेरेशन आपका मिलेगा dv by dt, dv by dt, तो ये बनेगा d by dt, v के बजाय आप लिखेंगे 2t by 3. So d by dt of t is 1 into 2 by 3, it is equal to 2 by 3. So मिल गया आपको acceleration. Acceleration is 2 by 3 which is constant. If acceleration is constant, force is also constant. अगर force constant है तो याद रखिए, अगर force constant है फिर क्या होता है? Force is constant and you are given s in the form of equation. आप सिर्फ लिखेंगे work is equal to Fs. Simply work is equal to Fs. So आप लिखेंगे work is equal to Fs. Work is equal to Fs. Force के पहले आप लिखेंगे mass into acceleration into s. Mass के पहले आप लिखेंगे 3 kg. A के पहले आप लिखेंगे कितना आया था वो? 2 by 3 आया था A. S के पहले आपने क्या लिखना है? S के पहले आपने क्या लिखना है? S के पहले आपने इक्वेशन लिखनी है. Let's see what the equation was. See what the equation was. Okay, s is equal to t square by 3. 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 और हमें ये निकालना है. S के बजाय हमने लिखा 2t square by 3 और हमें ये वर्क निकालना है in 2 seconds. That means t के बजाय हम पुट करेंगे 2. So आपका जवाब आएगा 3 चला जाएगा, ये बनेगा 2 into 2 का स्क्वायर divided by 3 which is equal to 2 2s are 4 2s are 8 by 3. 8 by 3 का मतलब है 3 2s are 6, 3 6 are 2.6 जूल. So 2.6 आपका वर्क आ रहा है. क्वेश्चन डन एंड डस्टेड. ठीक है, सो 2.6 वहां पे एक ऑप्शन था. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle is displaced from position this to another position this, under the action of force this. The work done by the force in arbitrary units is. देखिए, अगर आपका डेटा दिया गया है इन वेक्टर फॉर्म तो आप यूज करेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, क्योंकि फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है, दे आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म. इफ इट्स गिवन इन वेक्टर फॉर्म यूज वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस. लेकिन चेक कीजिए, A particle is displaced from position. पहले पार्टिकल की पोजीशन ये थी, बाद में इसकी पोजीशन ये बन रही है. आपको पोजीशन नहीं डिस्प्लेसमेंट चाहिए. याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो पहले मैं एस की बात करूंगा. एस इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन. व्हाट इज फाइनल पोजीशन? इट इज दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ये बन गया फाइनल. सो इट्स 3i प्लस j कैप माइनस k कैप, ये बन गया फाइनल पोजीशन. माइनस इनिशियल, इनिशियल इज 2i माइनस j प्लस k. ठीक है, चेक कीजिए ये वैल्यू कितना आएगा. ये वैल्यू आएगा 3i माइनस 2i इज i कैप, प्लस j माइनस माइनस प्लस j इट इज 2j, माइनस k माइनस माइनस प्लस इज माइनस के, ये बनेगा माइनस 2k कैप. तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या वी से फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. इतना सो सिंपल ना. अब आपको क्या चाहिए? आपको ये वर्क चाहिए. आप क्या करेंगे? वर्क इज इक्वल टू एफ. फोर्स ले लीजिए. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज दिस, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. ये फोर्स है. सो वी राइटिंग 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये बन गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ये आपको सारा लेना है. इट इज i कैप प्लस 2j कैप
माइनस 2 के कैप, इनका डॉट लीजिए। और आप जानते हो डॉट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। और आप चेक करेंगे ये बनेगा 2 1s are 2, ठीक है। प्लस प्लस इज प्लस, जे के बदले 1, इस जे के बदले 2, 2 1s are 2, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस, इस के बदले 1, उस के बदले माइनस 2 सॉरी 2 और 2 ये बनेगा 2, ठीक है। सो 2 फिर से देखिए 2 1s are 2, ठीक है। 1 2s are 2, ठीक है। माइनस माइनस आएगा प्लस, 2 1s are 2। सो ये बन रहा है आपका 2 + 2 + 2 इज 6, लेकिन हमारा कोई ऑप्शन यहाँ पे 6 नहीं है। एक बार फिर हम चेक करेंगे कि हमने सही किया। सो 3i + j माइनस के बिल्कुल सही है, 2i - j प्लस के बिल्कुल सही है। यहाँ से बनेगा 3 - 2 इट्स 1, यहाँ पे बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2j बिल्कुल सही है। ये माइनस के है, माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 क्या आएगा बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने लिया 2i + j माइनस के इनका डॉट, 2 1s are 2 बिल्कुल सही, 2 1s are 2 बिल्कुल सही। माइनस माइनस इज प्लस, सो ये बनेगा 1 2s are 2, so 2 + 2 + 2 it should be equal to 6 जूल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6 जूल इसने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, दैट इज द ऑप्शन इज मिसिंग। मे बी वन ऑफ द ऑप्शंस वो 6, और हो सकता है गलती से इसने कोई 16 या कुछ लिया है। सो बट द राइट ऑप्शन शुड बी 6 जूल। हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिए गए हैं, ये इसे का ऑर्बिटरी यूनिट्स, दैट मींस ये यूनिट कुछ भी हो सकता है। सो इट्स ओनली 6, only 6 should be the right answer, but here we have no such option। maybe option गलत हुआ है, लेकिन option सही right option is 6। question done and dusted। a body constrained to move in y direction, constrained to move, इसका मतलब है the body can move only in y direction, body can move only in y direction, is subjected to a force। इसने force ये दिया है, the work done by this force in moving the body by a distance of 10 meter along y axis। देखिए अगेन मैंने पहले ही बात की कि जब आपका डेटा वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, you must use work is equal to f dot s, simple f dot s, ठीक है। एफ के बजाय आप सारा लिखेंगे जो है इज -2i कैप + 15j कैप + 6k कैप, ठीक है। तो ये बन गया आपका फोर्स डॉट एस के बदले आप क्या लिखेंगे? द बॉडी कैन ओनली मूव इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं इज ऑलवेज जे कैप। इससे आप लिखेंगे 10 मीटर अलोंग वाई, 10 जे कैप। तो आपको लिखना पड़ेगा एस के बदले 10, क्योंकि 10 मीटर ये चला अलोंग वाई, वाई के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जे कैप। सो आपका एस बन गया 10 जे कैप। ये मैं अलग से भी लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू 10 जे कैप। मसला खत्म। और आप जानते हो जब आप डॉट लेते हो, दो वेक्टर्स का डॉट लेते हो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, अगर यहां पे एक में आई है दूसरे में आई नहीं है तो वो जीरो आता है, एक में के है दूसरे में के नहीं है तो वो जीरो आता है। अगर हम इसकी बात करेंगे जीरो आएगा क्योंकि इसमें आई है दूसरे वेक्टर में आई नहीं है, ये के है इसमें के है दूसरे वेक्टर में के नहीं है, तो ये भी जीरो ये भी जीरो। फिर डॉट किस किस का होगा? 15j and 10j. So 15 10s are 150. So 150 should be the right answer. 150, yes, 150 joule. So is the right answer. Done? Done this question. Next question. Okay. The work done by a force on a body is as shown in the graph. The total work done in covering an initial distance of 20 meter is. Okay, देखिए क्या है। आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। याद रखिए जब आप लिखते हो वर्क इज इक्वल इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, मैथमेटिकली ये बराबर होता है इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। सो मैथमेटिकली जब आप लिखते हो कोई चीज है एफ डॉट डी एस इंटीग्रल के बराबर, तो वो मैथमेटिकली बराबर होता है एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। एफ एस ग्राफ का एरिया ऑफ निकाले, जो एरिया आएगा वही वर्क के बराबर है। और इसे कहा है इंसर्ट 20 मीटर। 20 अगर आप चेक करेंगे 20 यहां तक आता है, दिस इज 20 यहां तक आता है। ये ग्राफ शायद ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं वैल्यूज यहां पे लिखता हूं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है
और ये 20 है, और यहां से इसने क्या दिया है, डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस इसने दिया है, डिस्टेंस, और यहां से इसने फोर्स दिया है, फोर्स, ये वैल्यू है 10 न्यूटन, ये वैल्यू है, इसके बाद कौन सा वैल्यू इसने दिया है, 10 है, और ये 20 है, ये 10 है और ये 20 है, मुझे लगता है यही आपको चाहिए, यहां से फोर्स है, यहां से फोर्स है, सो दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मीन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स एस। सो एफ एस ग्राफ का एरिया आप निकाले, वो एरिया आपको वर्क देगा, और इसने कहा अप टू डिस्टेंस 20 मीटर, इससे मैं सिर्फ यहां तक रुका, इससे आगे भी डिस्टेंस था, लेकिन आपने वर्क निकाला सिर्फ अप टू दिस, इससे आप इसका एरिया निकालेंगे, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो इस पोर्शन का एरिया अगर आप निकालेंगे, पहले इसमें इतना सा पोर्शन आएगा, ये देखिए इसमें 3 सेगमेंट्स आएंगे, 3 सेगमेंट्स, ये देखिए पहला सेगमेंट ये है, ये आएगा ट्रायंगल, ये देखिए ये ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा सेगमेंट ये है, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और तीसरा सेगमेंट ये है, ये देखिए तीसरा सेगमेंट ये है, हमने 20 तक है, 20 मतलब दैट मींस तीसरा सेगमेंट यहां तक है, बस बस ये तीसरा सेगमेंट है। सो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, एरिया निकालिए। ओके, सो अगर आप चेक करेंगे, इसका एरिया आएगा ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये आएगा 1/2 बेस इज 5, 0 to 5 एंड ऑल्टीट्यूड इज 10, हो गया। ओके, फिर सेकंड का, ये फर्स्ट का एरिया आ गया, सेकंड का एरिया अगर चेक करेंगे, ये आ रहा है 5 minus 15 is 10, तो यहां से यहां तक ये 10 आ रहा है, बिकॉज दिस इज 15, दिस इज 5, 15 minus 5 is 10, यहां से यहां तक 10, सो ये आएगा 10 into 10, दैट्स 100, हो गया। सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 3 ये है ट्रेपीजियम, इसका एरिया चेक कीजिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड एक ये है, दूसरा ये है, सो यह आएगा 10 + 20, 10 + 20, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ये आएगा 20 minus 15 इज 5, ठीक है। सो इनको एड अप कीजिए, इनका जो एरिया आएगा वो इन तीन का सम आएगा, तो देखिए कितना आएगा, 10 5 are 50/2 is 25, ठीक है, 10 10s are 100, तो ये आएगा 20 + 10 is 30, 30/2 is 15, 15 into 5 is 75, so 100 75 25 200 आना चाहिए, 200, is there option 200? Yes, 200 joule is the option, so the question is solved. So जब आपका FS ग्राफ दिया होगा और आपने वर्क निकालना है, आप सिंपली उसका एरिया निकाले, लेकिन एरिया वहां तक निकाले उस डिस्प्लेसमेंट तक, जिस डिस्प्लेसमेंट तक ये कह रहा है, ये कह रहा था 20 मीटर तक, इससे हम सिर्फ 20 मीटर तक गए, इससे आगे नहीं गए। क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। A force F is related to the position of the particle by the relation this. The work done by the force when the particle moves from x is equal to 2 meter to x is equal to 4 meter is. Okay. Now all of you please have a look about this question. हमने कहा था अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, फिर आप लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds, या आप सिंपली लिखेंगे F ds। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है और इक्वेशन फॉर्म में है, वेरिएबल है इक्वेशन फॉर्म में है, फिर यहां पे डॉट मत लिखिए, आप F लिख लीजिए और यहां पे ds लिख लीजिए, डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए हमारा जो फोर्स है वो 10x² है, सो मैं लिखूंगा F के बदले 10x², इट मीन्स द फोर्स इज वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल है इसको इंटीग्रल में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपने ds के बदले, क्योंकि हम x में बात कर रहे हैं, अगर हम x के बात कर रहे हैं तो ds के बदले dx आएगा, सिंपली मसला खत्म। The work done by the force when the particle moves from x is equal to 2 to x is equal to 4, हम यहाँ पे x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए x के लिमिट्स आएंगे 2 to 4, सिंपल सिंपल। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप इंटीग्रल में ही फोर्स को रखिए, डॉट मत ले लीजिए, क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा ये इक्वेशन फॉर्म में, डोंट टेक द डॉट, डॉट नहीं लेना है। सो F के बदले लिखना है 10x², ds के बदले, ds मींस डिस्प्लेसमेंट, और यहां डिस्प्लेसमेंट x में है, इसलिए ds के बदले dx। आप चाहे आप F ds के बदले F dx भी लिख सकते थे, तो डजंट मैटर, ds इज इक्वल टू dx। ओके, अब सॉल्व कीजिए, ये सिंपली आएगा 10 x² की इंटीग्रेशन आएगी x³ by 3, x³ by 3, और आगे लगेगा
2 to 4, ठीक है। तो ये बनेगा 10/3 एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स क्यूब वो आएगा 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब, ठीक है। अब सोल्व कीजिए कितना आएगा। सो मेरे ख्याल से ये आएगा 10/3, ये बनेगा 4 4s are 16, 4s are 64 माइनस 2 2s are 4 2s are 8, ठीक है। तो ये बनेगा 56 into 10 is 560 divided by 3. 560 divided by 3. This is the right option. Masla khata. ठीक? So question is done and dusted. Next question. A car weighing 500 kg working against a resistance of 500 Newton accelerates from rest to 20 meter per second in 10 seconds. The work done by the engine will be. देखिए क्या मसला है। यह आपकी एक कार है जो रोड पे चल रही है, ठीक है। इस पे जो फोर्स है, इंजन का फोर्स, वो आगे है और रेजिस्टेंस फोर्स, कोई रेजिस्टेंस फोर्स पीछे है, एंड लेट्स से वो रेजिस्टेंस फोर्स फ्रिक्शन हो सकता है। तो कार आगे जा रही है, ये फोर्स जो है ये इंजन का फोर्स है जो इसे आगे ले जा रहा है, और फ्रिक्शन का फोर्स जो है रेजिस्टेंस फोर्स वो पीछे से होगा। और ये खुद कह रहा है एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए 20 meter per second, this is not, meter per second is not the unit of acceleration, it is the unit of velocity. फिर acceleration हम कैसे निकालेंगे? देखिए acceleration actually बराबर होता है, acceleration is equal to change in velocity divided by time. Change in velocity अगर आप चेक करेंगे, इसकी velocity है रेस्ट टू 20, पहले 0 थी, रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर ये 20 बन गई। सो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज 20 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड कितने टाइम है? इन टाइम 10 सेकेंड्स। सो 20/10 ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम न्यूटन्स लॉ सीधा लिखेंगे, यहां पे इक्वेशन आप लिखेंगे, इक्वेशन क्या है? नेट फोर्स दैट इज F minus F, F minus F, F minus F, F minus F is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Mass कितना है इसका? इस गाड़ी का मास है 500, नहीं, against a resistance of force this 500 kg, ये 500 kg है, 500. So is equal to 500 into 2. क्योंकि मुझे लिखना है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही मैंने लिखा, नेट फोर्स इज F minus F is equal 500 into 2. हमें निकालना क्या है? हमें निकाला है the work done by the engine will be. Work done by the engine का मतलब है work done by this force. तो पहले हम चेक करें ये फोर्स होना कितना चाहिए। ये फोर्स F बराबर होना चाहिए, this is 500 into 2, this 1000, ये माइनस F वहां जाके प्लस F बनेगा, और इसका वैल्यू है रेजिस्टेंस फोर्स, और रेजिस्टेंस फोर्स इसने दिया है 500 न्यूटन, तो ये बनेगा प्लस 500, तो कुल फोर्स आ रहा है 1500 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ रहा है टोटल फोर्स। अब हम वर्क निकाल सकते हैं। सो द वर्क डन बाय द इंजन विल बी, वर्क इज इक्वल टू F into work is equal to access from F into S, F into S. अब सवाल है F का वैल्यू हमारे पास है, what about S? ऐसे हम कैसे चेक करेंगे? यू सी द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो जो एस होगा डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी चाहिए। देखिए हम कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, ठीक, एफ हमारे पास है इट्स 1500, लेकिन इस एस के बजाय हम लिखेंगे एस के बदले हम लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। सो एस इज इक्वल यू, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये 0 आएगा, प्लस 1/2, ए का वैल्यू हमने अभी निकाला इट्स 2, टी कितने टाइम में ये बात कर रहा है? 10 सेकंड में, तो ये 10 का स्क्वायर आएगा, 2 कैंसल, एस इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, वर्क इज 1500 इंटू एस के बदले हम लिखेंगे 100, गॉट इट।
इज राइट। अगेन आप कहेंगे सर डॉट कहां गया, डॉट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम एस के बदले यूज करें इक्वेशन। जब इक्वेशन यूज करते हो डोंट टेक डॉट। सो ये बनेगा सीधा 1 ये बनेगा 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4, या हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, पहले ऑप्शंस देखेंगे इसके ऑप्शंस कैसे हैं। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। 1 इंटू 10 रेज पावर 5 एक ऑप्शन है, 1.5 इंटू 10 रेज पावर 5 दूसरी ऑप्शन है, 1.5 इंटू 10 रेज पावर 5, 1.5 इंटू 10 रेज पावर 5, मेरे ख्याल से यस 1.5 अगर यहाँ पे लिया जाएगा इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4 5, यस 1.5 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल। सो दिस इज द वर्क डन by the engine. Work done by engine का मतलब है force of engine into displacement. Force of engine हमने निकाला net force is equal to mass into acceleration से, और S के लिए हमने ये equation use की because the body was accelerating. Question done and dusted. Okay. Okay. The displacement x and time t for a particle are related to each other as this. What is the work done in first 6 seconds of its motion? देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक तरीका यह है t is equal to root of x plus 3. t is equal to रूट ऑफ x प्लस 3। हमें बताना है वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड में कितना वर्क हो गया। ठीक है, देखिए व्हाट विल डू हियर इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ x इज इक्वल टू t माइनस 3 लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ये बनेगा x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ओके, याद रखिए देयर इज अ थॉर्म दैट्स कॉल्ड वर्क एनर्जी थॉर्म, जो कि आपने बिल्कुल पढ़ी है। वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, दैट्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, और के फाइनल बराबर आएगा 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आपको वर्क चाहिए, मास तो हमें पता है, हमें बॉडी की पता होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। मुझे बताइए इस इक्वेशन में आप वेलोसिटी को कैसे ला सकते हो। x मीन्स डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट वेलोसिटी। तो आप सीधा इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए, d/dt, लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएशन x, राइट साइड से भी d/dt ऑफ सीधा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ dx by dt ये बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगा 2t माइनस 3 है ना, n x n माइनस 1, 2 माइनस 1, सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 3। ऑलराइट, अब हम चेक करेंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ये देखिए फाइनल के लिए इसने कहा 6 सेकंड में, फाइनल में जो टाइम आएगा वो 6 सेकंड आएगा। सो v फाइनल इज इक्वल टू t के बदले 6 माइनस 3, इजंट इट? तो ये बनेगा 2, 6 माइनस 3 इज 3, सो विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब v इनिशियल चेक करेंगे। v इनिशियल के लिए t आपने पुट करना पड़ेगा इक्वल टू 0, सो v इनिशियल आएगा 2, t के बदले 0 माइनस 3, तो ये बन रहा है 2 3 6 इज माइनस 6। ठीक है, अब चेक कीजिए वर्क इज इक्वल टू 1/2 m v फाइनल स्क्वायर, फाइनल कितना है 6 स्क्वायर, सॉरी हाँ फाइनल है 6 स्क्वायर, तो ये बनेगा 6 स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल कितना है, v इनिशियल इज माइनस 6 का स्क्वायर, सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर। लेकिन आप याद रखिए ये बनेगा 1/2 माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये बनेगा 1/2 m 6 स्क्वायर माइनस 1/2 m माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर से बनेगा 6 स्क्वायर, तो ये वैल्यू सारा कितना आएगा 0। सो वर्क डन
is equal to 0. This is one of the ways to solve this question. सीधा work energy theorem. Work energy theorem मैंने यहाँ पे use किया. Work done is equal to change in kinetic energy. Done and dusted. A particle of mass m at rest is acted upon by a force p for a time t. Its kinetic energy obtained at interval t is equal to. Okay. हमें बताना है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. A particle of mass m at rest is acted upon by a force p for time t. एक पार्टिकल है जो इनिशियली रेस्ट में था, इस पे एक फोर्स लग रहा है p for time t. ये कहता है इस काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन एट इंटरवल t is, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ऑब्टेन एट इंटरवल t. ठीक है. सो वेल राइट, काइनेटिक एनर्जी is equal to, kinetic energy is equal to 1 by 2 m v square. 1 by 2 m v square. Alright? Okay. Kinetic energy is equal to 1 by 2 m v square. लेकिन हमें यह भी पता है, हम यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. Work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. और change in kinetic energy आएगा kinetic energy final minus kinetic energy initial. क्योंकि initial kinetic energy 0 है because the body was at rest. So work done simply बराबर आएगा K final. K final. ठीक है. या K kinetic energy जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? वर्क के बराबर आएगा. याद रखिए हमें kinetic energy निकालना था और kinetic energy बराबर होता है half of m square. दूसरा तरीका है work done is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic is final minus initial. Initial is 0, final is K. So K kinetic energy is equal to work. और हम जानते हैं work is equal to Fs. Work is equal to Fs. So आप लिखेंगे F के बदले आप P लिखेंगे. S के बदले आप क्या करेंगे? हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. क्योंकि आप याद कीजिए हमने S लिखना है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. ठीक है. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. पार्टिकल वॉज इनिशियली एट रेस्ट, इससे इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा. सो S के बदले आएगा 1 by 2 A. एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास. हियर फोर्स इज P, मास इज m, इससे ये आएगा P by m into t स्क्वायर. ठीक है. यहां पे लिखते हैं. सो F के बदले P आ गया, S के बदले आएगा P t स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. तो ये बनेगा P स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. सॉल्व्ड. सो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, हमने काइनेटिक एनर्जी के बदले यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K फाइनल, इनिशियल इज 0, इसलिए फाइनल अगर KF है उसका नाम हमने K दिया. ठीक है. तो ये K निकालने के लिए मैंने यूज किया किसको? वर्क को. ना वर्क इज इक्वल टू Fs. वर्क इज इक्वल टू Fs. Fs के बदले ये वैल्यू हमने दे दिए एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. डन एंड डस्टेड. Next question. A variable force given by the two-dimensional vector, this acts on a particle. The force is in Newton and acts in meter. Take what is the change in kinetic energy of the particle as it moves from the point with coordinates this to this. The coordinates are in meters. Change in kinetic energy हमें निकालना है. हम अभी बात कर रहे थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बदले हम वर्क भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसके बदले क्यों ना मैं वर्क ही निकालूं, isn't it? So I'll say change in kinetic energy is equal to work. Is equal to work. और वर्क के बदले हम यूज करेंगे इंटीग्रल. आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है, सो इसको इंटीग्रल नहीं रखना पड़ेगा. सो फोर्स के बदले हम लिखेंगे 3x स्क्वायर I कैप प्लस 4j कैप. ठीक है. सो ये वेक्टर फॉर्म में है. अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो हमें यहां पे लेना पड़ेगा डॉट, उसके बाद ds. अब सवाल ये है क्या ds के बदले आप dx लेंगे,
डी वाई लेंगे या डी जेड लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब याद रखिए ये डी एस एक्चुअली क्या होता है. ये डी एस एक्चुअली बराबर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. ठीक है. फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ x में बात हो रही है तो हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा. अगर सिर्फ x में बात हो रही है दैट मीन ये दो जीरो है, इसलिए ds के बदले आएगा dx i कैप. अगर सिर्फ y की बात आएगी तो ये दो जीरो dy j कैप आएगा. अगर z में सिर्फ बात हो रही है तो ये दो जीरो तो ये एक आएगा. लेकिन अगर दो में बात हो रही है, आप देखिए एक बात हो रही है i में, दूसरी बात हो रही है j में, दैट मीन्स i वाला भी आएगा j वाला भी आएगा और जो k वाला है वो जीरो बनेगा. इसका मतलब है जो हम ds लेते हैं ds के बदले या तो इनमें से एक आता है या तो इनमें से दो आते हैं या इनमें तीनों आते हैं. Got it? This is very important in this question. ठीक. So मैं लिखूंगा डेल्टा k is equal to work done is equal to delta k and work is equal to f dot ds. It's actually f dot ds. और ये जो ds है इसके पहले कभी आ सकता है dx i कैप. अगर सिर्फ x में बात हो रही है, अगर y में बात हो रही है dy j कैप, अगर z में बात हो रही है dz k कैप, अगर दो में बात हो रही है तो दो ले लीजिए, अगर तीनों में बात हो रही है तो तीनों ले लीजिए. इसलिए ds के बदले हम ले लेंगे ये और ये. सो ds के बदले आएगा dx i कैप प्लस dy j कैप. तो आएगा dx i कैप प्लस dy j कैप. ऑलराइट. अब सॉल्व कीजिए. देखिए ये बराबर आएगा i का i के साथ, ये बनेगा 3x स्क्वायर dx. 3x स्क्वायर dx बन गया एक इंटीग्रल. i डॉट i इज 1. फिर j अलग करेंगे 4 dy. j डॉट j इज 1. ये बनेगा 4 dy. हो गया. अब इसके बाद यहां पे x इंटीग्रेट हो रहा है, यहां पे y इंटीग्रेट हो रहा है. x के लिमिट्स दे दीजिए. पहले x2 था, पहला कोऑर्डिनेट ऑलवेज x होता है. सो इनिशियल x वाज 2, फाइनल x इज 3. तो आप लिखेंगे इन बिटवीन द लिमिट्स 2 to 3. बिटवीन द लिमिट्स 2 to 3. सो आप लिखेंगे 2 to 3 लिमिट्स. जहां तक y की बात है, y में पहला लिमिट था 3, दूसरा है 0, तो यहां पे आप लेंगे 3 to 0. गॉट इट. सो दैट मीन्स 3x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट जब आप करेंगे ये बनेगा x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. तो ये बनेगा x क्यूब बाई 3. 3 और 3 जाएगा. देखिए x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. तो ये बनेगा 3x क्यूब बाई 3. लिमिट्स क्या है? लिमिट्स आर 2 to 3 प्लस 4 dy बनेगा 4y. 4y लिमिट्स आर 3 to 0. बस अब वैल्यूज दे दीजिए. अब वैल्यूज दे दीजिए. ये देखिए 3 और 3 जाएगा, ये बनेगा x क्यूब. पहले बनेगा 3 का क्यूब. 3 3s are 9, 3s are 27. फिर बनेगा 2 का क्यूब. 2 2s are 4, 2s are 8. बन गया 1. दूसरा आएगा 4. y का अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज 3. तो ये बनेगा 27 minus 8, it is 19. 19 minus 12. 19 minus 12, 7. 7 joule. That's it. Question done and dusted. So that's all for today in this lecture. I'll be back with more questions on work, power, energy. Till that, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. जी वर्क पावर एनर्जी के सेकंड पार्ट में हम जाते हैं आज और उससे डिस्कस करते हैं. आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है. A vehicle of mass m is moving on a rough horizontal road with momentum p. If the coefficient of friction between the tires and the road be mu, then the stopping distance is. देखिए पहला काम जो हम करेंगे that is कि हम ये stopping distance निकालेंगे. How do you find the stopping distance? See. मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है या आपके पास कोई ब्लॉक है या गाड़ी है जिसने यहां से चलना शुरू किया और जैसे इसे चलना शुरू किया इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u. ठीक है. और इस पे फ्रिक्शन लगा पीछे से. जैसे फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा. कम करते करते ये आगे स्टॉप हो जाएगा. दैट मीन अगर यहां से फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ और यहां पे ये बॉडी स्टॉप करेगा, इट स्टॉप्स. स्टॉप का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है. फिर यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वी कॉल दिस डिस्टेंस एज स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको सबसे पहले निकालना है. ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है कितनी.
तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है v फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी u आपको पता है, s आपको निकालना है, v u s इनको जोड़ता है इक्वेशन कौन सी, v स्क्वायर minus u square is equal to 2as. So you're going to write v square minus u square is equal to 2as. Right? Now v के बदले फाइनल वेलोसिटी it is 0. इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन में u से बात नहीं कर रहा है, ये मोमेंटम से बात करता है, मोमेंटम p. Now you know if momentum is p, p is equal to m into u, p is equal to m into u. इससे u के बदले आप लिख सकते हो p by m. So u square के बदले आएगा p square by m square. Got it? u के बदले p square by m square is equal to 2a. A यहाँ पे रिटार्डेशन है and this retardation is produced by what? Frictional force. और याद रखिए acceleration और retardation by frictional force always होता है mu g. तो ये भी आप याद रखेंगे acceleration is equal to mu g due to frictional force. और यहाँ पे ये as accelerating agent काम नहीं कर, यहाँ पे ये retarding कर रहा है. It's doing the retarding. इससे a friction के बदले आपने mu g लेकिन नेगेटिव, क्योंकि it is retarding. क्योंकि जब भी a के बदले retardation आता है नेगेटिव साइन यहाँ पे आना चाहिए. So ये नेगेटिव साइन है, this is mu g into s. Got it? So दोनों साइड से क्या होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक, तो आपका s स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा p square divided by 2 mu g m square. That's it. This is a stopping distance. So p square 2 mu m square g. So this is the right option. All right. Next question. A particle of mass this is subjected to a force which varies with distance as shown in the figure. If it starts its journey from x equals 0, its velocity at x is equal to 12. देखिए यहाँ तक ये बराबर 12 है, ये ग्राफ दिया गया है, जैसे हमने एक ग्राफ की कल बात की थी. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये 12 है और ये इट्स नॉट क्लियर टू मी व्हाट इट इज. सो आई गेस इट्स 10. लेट्स से यहाँ से फोर्स है और ये 10 न्यूटन है. दिस इज 10 न्यूटन. ठीक है, ये डिस्टेंस है 12 मीटर. ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस फिर मुझे नहीं पता ये कितना, ये होना चाहिए शायद 4, ये शायद है 8. लेट्स एज्यूम दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 12, दिस इज 0. ओके, लेट्स सी. तो ये आपसे पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12. बताइए 12 पे जब ये पार्टिकल कवर करेगा डिस्टेंस 12 मीटर, दैट मींस यहाँ पे, तो बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी. अगेन आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे कॉन्सेप्ट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर fs ग्राफ. वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर fs ग्राफ. सो आप सीधा लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर fs ग्राफ और इसका एरिया आएगा, ये एक ट्रेपेजियम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एक साइड 12 है, एक साइड 12 है और दूसरा साइड कितना है, दूसरा साइड ये है, ये आएगा 8 minus 4 that's 4 into altitude is 10. ठीक है, तो ये बनेगा 12 plus 4 that's 16/2 that's 8. so work is equal to 80. so ये आएगा 80 जूल is equal to work. याद रखिए आपको यहाँ पे वर्क नहीं निकालना है, आपने पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है x is equal to 12 मीटर. याद रखिए जिस x की ये बात करता है, जहां तक ये डिस्टेंस की बात करेगा वहां तक आपने एरिया लेना है. अगर ये बात करता है 8 की, एट डिस्टेंस 8, फिर आपने बस इतने से एरिया का वर्क निकालना था, इतने से एरिया का. लेकिन अगर ये 12 की बात कर रहा है, दैट मींस आपको बराबर यहां तक आना है. इट गोज लाइक दैट. सो 12 तक आपने एरिया निकालना है. अगर ये 8 की बात करता है 8 ही तक एरिया, अगर ये 4 की बात करता है 4 तक ही एरिया आपको निकालना था फ्रॉम द बिगिनिंग. Got it? Okay. So this is work. But we know work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. तो इसके पहले मैं देखूंगा work done is equal to change in kinetic energy, that is 1/2 mv square. ठीक है, 1/2 mv square, क्योंकि particle has started from rest. So final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work done is equal to change in kinetic energy into 80. Got it? So work के बदले मैंने यूज किया change in kinetic energy half of mv square minus 0. Got it? ना पार्टिकल का मास दिया गया है, आपको वेलोसिटी निकालनी है. So आप आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हो. Okay,
So this is half of mv square minus 0 is 80. So v square is equal to 2 into 80, 2 into 80 divided by mass. Mass is 0.1. ठीक है, तो ये बनेगा 1600 as a result v square is 1600, that means the v is equal to 40 meter per second आना चाहिए. 40, here's option 40. that means जो data हमने यहाँ पे लिया है is absolutely right. Very simple problem, done. Next, a block of mass 5 kg is resting on a smooth surface. What angle a force of 20 Newton be acted on the body so that it will acquire a kinetic energy of 40 joule after moving 4 meter? This is a very important question. Look how the question is. ये आपका एक ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है, नीचे जो सरफेस है वो स्मूथ है और ब्लॉक का मास है 5 kg. ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ से लग रहा है और ये फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन और ये लग रहा है एट एन एंगल थीटा. ठीक, ये कह रहा है कि ये एंगल क्या होना चाहिए फोर्स का ताकि इट विल एक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 40 जूल आफ्टर मूविंग 40 मीटर, सो दैट जब ये 4 मीटर चलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 40 जूल. देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम रेट करेंगे वर्क के साथ. सो वी से वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क के बदले आप यूज करेंगे एफ एस cos थीटा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल. सो इट इज 40 जूल. ठीक, सो एफ का वैल्यू दिया गया इट्स 20, एस का वैल्यू दिया गया एस इज 4, ये देखिए एस इज 4, सो इट्स 4 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 40. गॉट इट? सो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 40 by 80 which is equal to 1/2. Cos theta का वैल्यू 1/2 कब होता है? I guess when theta is equal to 60 degree. Yes, theta is equal to 60 degree. So 60 degree, this is the right option. Done. Okay. Next question. A particle is acted upon by a force F which varies with position as shown in the figure. If the particle at x is equal to this at x is equal to 0 मेरे ख्याल से होना चाहिए, at x is equal to 0 has kinetic energy of 25 joule, then kinetic energy of the particle at x is equal to 16 meter. 16 meter. I guess 16 meter. I guess 16 meter ये होना चाहिए. This should be the 16 meter. 16 ये होना चाहिए मेरे ख्याल से. Okay. Okay. ये कह रहा है the kinetic energy of the particle at x is equal to 16 meter is, जब 16 मीटर इसे कवर किया होगा डिस्टेंस उस वक्त इसकी kinetic energy कितनी है. और ये डेटा ऐसे है, ये 10 है, ये मेरे ख्याल से -5 है, मेरे ख्याल से ये -5 है और ये 16 है. ये होना चाहिए मेरे ख्याल से it should be to, I don't understand what it can be. It can be 10. It can be 10. Let's assume it is 10. Let's assume it is 8. Let's assume it is 8. हाँ, हम assume करेंगे ये 8 है, ये 10 है और ये 16 है. Let's assume it. I'm not sure कि क्या है. So let's assume कि ये डेटा दिया गया है. ठीक है, ये आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी at 16 बताइए. तो हमने अभी बात की. अब क्या करेंगे? ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है या फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है. अगर आप फोर्स डिस्टेंस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, that area will give you work and work done is equal to change in kinetic energy. Got it? तो फिलहाल आप क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे. सो वर्क डन, पहले हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया. एरिया पहले एरिया आएगा किसका? 1 का. 1 का एरिया जो है ये आएगा 1/2 बेस इज 8, ऑल्टीट्यूड इज 10. ठीक है, प्लस दूसरा. अब देखिए, अगर आपका एरिया प्लस एक्स वाई एक्सीज में है तो वो एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अगर आपका एरिया नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो एरिया नेगेटिव लिया जाएगा. तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा. तो हम लिखेंगे माइनस. ये देखिए 10 8, ये बनेगा 2, यहां से यहां तक 5 है, सो 2 5 10 हो गया. इसके बाद फिर से यहां पे आइए, फिर से यहां पे आइए. ये 10, ये 10, ये 16, ये 10, ये 16. तो 10 ये बनेगा 6 और ये बनेगा, ये मान लीजिए आप 5 है,
सो टेक इट एज 5. सो ये बनेगा 6, यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा 6, 6 into 5 is 30. सो प्लस आएगा ये 30. गॉट इट. सो बस यहाँ तक ही हमने एरिया निकाला है. इसका हमने निकाला, इसका हमने निकाला, इसका हमने निकाला. ये आपने नहीं लेना है क्योंकि आपने सिर्फ 16 तक, x = 16 तक एरिया निकालना है. दैट्स ऑल. दिस इज पॉजिटिव, this is negative and this is positive. Positive, negative, positive. Total कितना आएगा? ये बनेगा 40 minus 10 plus 30. That is 40 plus 30 is 70. 70 minus 9 is 60. So it's 60 joule. So work is equal to 60 joule. ठीक. लेकिन याद रखिए आपको वर्क नहीं निकालना है, आपने निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट 16. तो ये अब आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ यू नो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो आपका वर्क डन कितना है? 60. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल. फाइनल मींस एट 16, जब आप 16 डिस्टेंस पे पहुंचे हो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आपने के फाइनल माइनस के इनिशियल. के इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 25. तो आपने ये 25. इसका मतलब है आपका के फाइनल आ रहा है 60 plus 25. It is 85. So this should be the answer. काइनेटिक एनर्जी 85. यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि हमने जो डेटा लिया है वो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिया, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी विजिबल टू मी. इट्स नॉट विजिबल टू मी से डेटा क्या लिया, लेकिन जो डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिया है इस डेटा के हिसाब से आपकी ऑप्शन बन रही है 85. ठीक है. सो विल गो विद 85. आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी डेटा का कोई मसला नहीं है. डेटा जैसे भी दिया होगा यू कैन डू इट. राइट. क्वेश्चन सॉल्व्ड. A body constrained to move in the direction is subjected to a force given by this. What is the work done by the force in moving the body a distance 10 meter along Z? Z होना चाहिए. ये फिर से एक सवाल आ रहा है जैसे हमने कल किया था कि एक बॉडी मूव कर सकती है सिर्फ Z डायरेक्शन में, और बताइए कितना वर्क किया हुआ होगा अगर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर अलोंग द Z एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ पे जो फोर्स दिया गया ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है. इसे आप लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू F.S वेक्टर फॉर्म में. सो आप क्या करेंगे? F का पूरा ये वेक्टर लिखेंगे विच इज 2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है. फिर डॉट S डॉट आएगा 10 Z एक्सिस. Z में k आता है तो ये आएगा 10k कैप, है ना. S के बदले 10k कैप, बिकॉज S इज ओनली इन Z एक्सिस या इन Z डायरेक्शन, और ये Z में मूव किया है 10. सो ये आएगा 10 Z के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं k कैप. सो दैट्स इट. सो हम जानते हैं जब डॉट होता है I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, तो यहाँ पे सिंपल डॉट होगा इसका और इसका, और इन दो के बदले 0 आएगा. ना इसका होगा ना इसका होगा, क्योंकि इसका I है वहां से नहीं है, इसका J है वहां से नहीं है, इसका K है वहां से है, इसलिए डॉट इनका होगा. 10 into 6 is equal to 60. So 60 is the option? Yes, 60 joule. So 60 joule है आपका work. Solved. Pushes a long roller through a person है होना चाहिए actually. A person pushes. It should be a person. A person pushes a long roller through a distance 20 meter. If he applies a force 20 kilometer in a direction inclined at 60 degree to the ground, the work done by him is. ये देखिए, ये आप मान लीजिए एक लॉन मूवर है आपका, ये आपका लॉन मूवर है. Let's take it like this. इस पे फोर्स लग रहा है. ठीक है. Applies a force 20 न्यूटन. ये किलोमीटर नहीं होना चाहिए, 20 न्यूटन होना चाहिए. So 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ पे at an angle 60 degree. ठीक है. और ये आगे चलता है. S इज इक्वल टू 20 मीटर. S इज इक्वल 20 मीटर. तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है वर्क डन बाय हिम. किसने वर्क किया? देखिए, एक आदमी ने रोलर पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एट एन एंगल 60 डिग्री अप्लाई किया, और वो डिस्टेंस चला 20 मीटर. आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन. तो सिंपली वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा. FS cos थीटा. सो F के बदले 20, S के बदले 20, S के बदले भी 20 है, 20, yes, into cos theta. Cos theta is cos 60. And you know cos 60 is 1 by 2. तो ये बनेगा 400 into 1 by 2, which is equal to 200. देखिए, okay, I got it.
एक्चुअली ये होना चाहिए अप्लाइज द फोर्स ऑफ, देखिए एक्चुअली यहां पे क्या होना चाहिए, 20 kg वेट, ये होना चाहिए 20 kg वेट, 20 kg वेट, a force of 20 kg वेट। अब देखिए फोर्स 20 kg वेट का मतलब क्या है, फोर्स 20 kg वेट का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। देखिए जब आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू 20 kg वेट, 20 kg वेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 kg मास जो फोर्स बना सकता है वेट के हिसाब से, यू नो वेट इज इक्वल एम जी, दैट मीन्स जो इस 20 kg का mg आएगा वही फोर्स के बराबर होगा, उसी को आप कहते हैं 20 kg वेट। लेकिन यहां पे इसने g का वैल्यू जो दिया होगा, g इसने लिया होगा 9.8, इसने g दिया होगा 9.8, दैट्स व्हाई ऑप्शंस आर लाइक दिस 1.9। जब भी आप ये 196 1.96 देखेंगे आप समझ लेना g का वैल्यू 9.8 है। अगर ये 220 या 400 या कुछ ऐसा होता इसका मतलब भाई g इज इक्वल टू 10। अब देखिए फोर्स यहां पे बनेगा 20 kg, kg आ गया 20, वेट इसके पहले आपने लिखना है 9.8, गॉट इट। तो ये बनेगा 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 19, 196, this is 196, got it, 196। now you can write force के बदले 196, s के बदले s is 20, s is 20 and cos theta is 1/2 because it's cos 60, you know cos 60 यहां पे मैं लिख रहा हूं cos 60 is equal to 1/2। तो यहां पे cos थीटा के बदले आएगा cos 60 is 1/2 because work is equal to f dot s बनेगा f s cos theta, so f s cos theta, got it, okay। so ये बनेगा 2 1s are 2 10s are, तो ये बनेगा 1960 joule, 1960 joule is the option, yes 1960 joule, that's the right option, done। next question, a particle of mass 100 gram is thrown vertically upwards with a speed of 5 meters per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is, देखिए अगर एक बॉडी ऊपर चले जाएगी वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mgh, लेकिन अगर बॉडी ऊपर से नीचे आती है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज +mgh। यहां पे बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू -mgh, ठीक है। नाउ बॉडी का मास पता है, g का वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ h निकालना है। जब आपने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, थ्रो किया, तो इसने कितनी हाइट कवर की यह हमें निकालना है। देखिए ये निकालने का तरीका क्या है, पार्टिकल ने यहां से शुरू किया और ये यहां पे पहुंचा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5, इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी 0 क्योंकि यहां पे स्टॉप करेगा, जैसे स्टॉप करेगा यह हाइट h बन जाएगी। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट राइज। ये देखिए जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है, सबसे ज्यादा हाइट पे रीच करता है, आखिरी पॉइंट पे रीच करता है, वहां पे इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 बन जाती है। सो दैट्स व्हाई आई से v इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट स्टॉप्स। फिर यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी h। या h निकालने के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर, यहां पे मैं लिखूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2as। now v square final velocity is 0, u square के बजाय आप लिखेंगे 5 square is equal to 2 के बजाय 2a। जब बॉडी ऊपर जाती है इट इज रिटार्डेड, इसकी रिटार्डेशन होती है, इसे a के बजाय आता है g, लेकिन माइनस g इज -10, इसे मैं माइनस यहां पे लिखूंगा, इसके बजाय मैं 10 लिखूंगा, इनटू आएगा s के बजाय हम लिखेंगे h। सो दैट मींस आपका h बराबर आएगा 25 डिवाइड बाई 20, क्योंकि माइनस माइनस दोनों साइड से चला जाएगा। सो ये बनेगा 25/20, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो आपका वर्क बराबर आएगा -m मास 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब है 100 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए और h का वैल्यू आप ले लीजिए कितना, 25/20, गॉट इट। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें इसको। सो इट विल बी लाइक 10 1s are 10 2s are 20, फिर 12.5 are, ठीक है। फिर ये बनेगा आपका इन ऑप्शंस में देखिए कौन सा 1.25, अगर हम 1.25 में बात करेंगे ये बनेगा -1
0.25, फिर एक जीरो यहाँ पे एक चढ़ जाएगा, सो 3 0 पॉजिटिव 3 0 नेगेटिव, सो 1.25 जूल जवाब होना चाहिए, -1.25, दिस इज -1.25, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक, सो क्वेश्चन डन। A force of 4 Newton is applied on a body of mass 20 kg. The work done in 3rd second is, देखिए किसी भी सेकंड में वर्क कितना हुआ आपको पता है। जब आप लिखते हो वर्क, आप लिखते हो वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक ना, एक बॉडी पे कितना फोर्स लगा है वो ऑलरेडी हम जानते हैं, हमें सिर्फ चेक करना है कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, और ये कह रहा है वर्क डन इन 3rd सेकंड। 3rd सेकंड में इसका कितना वर्क है, तो हमें चेक करना पड़ेगा 3rd सेकंड में इसका एस कितना है। तो अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, एस बराबर होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। This is the formula. S, distance covered in nth second. Distance covered in nth second. U, initial velocity is 0. यहाँ पे initial velocity नहीं दिया गया है. If the initial velocity is not given, assume it's 0. So Sn, distance covered in किस second में? 3rd second में. So I write S third. 3rd second में कितनी distance आएगी? U is 0. A, acceleration. एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन के बदले हम यूज करेंगे फोर्स बाय मास। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। जहां तक फोर्स की बात है, फोर्स इज 4 न्यूटन, तो आएगा 4 न्यूटन एंड मास इज 20 kg डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा 4 1s are 4 5s are, एक्सेलरेशन इज 1/5। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/5 और नीचे ऑलरेडी क्या है 2। ठीक, 2n, n is third, so n के बदले आपने लिखना पड़ेगा 3 minus 1 हो गया। सो 2 3s are 6, 6 minus 1 is 5, तो ये बनेगा 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 5 कैंसल, 1/2 0.5, सो 0.5 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 3rd सेकेंड। अब हम वापस जाएंगे वर्क पे। सो वर्क इज इक्वल टू एफ, फोर्स इज 4, एस इज 0.5। याद रखिए जब एंगल का मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में, एंगल नहीं दिया होता किस एंगल पे सारा हो रहा है, फोर्स और एस के बीच में एंगल क्या है, ऑलवेज assume it's 0, ऑलवेज assume it's 0। इससे आपने यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा 0, एंड यू नो cos 0 is 1, दैट मींस आप सीधा लिखिए वर्क इज एफ एस cos थीटा के बदले cos 0 is 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो 4 into 0.5 it is 2 joule, so 2 joule, this is the right option, right? Okay, so that's all in work for energy. I guess we solved so many questions in work power energy, and I guess some of them are really, really important. Thank you very much.